ये क्लास में ओवर करेंगे चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, तो ऑडिट प्लानिंग जो चैप्टर है ना, उसमें ऑलरेडी अगर एसएम वाइज देखोगे तो एसएम में तुम लोग को बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। इसमें 600 की सीरीज मिलेगी, 300 की सीरीज मिलेगी। तो ऑलरेडी अपन ने वहां कवर कर चुके हैं स्टैंडर्ड्स में, तो यहाँ पे मैंने वही पोर्शन रखे, वही क्वेश्चंस रखे, वही टॉपिक्स रखे जो कि अपन ने स्टैंडर्ड्स में कवर नहीं किए। ठीक है, एसएम खोलोगे तो डर में जाना है, 100 पेज का चैप्टर है एसएम में, अपना 10 पेज का है बस। तो अपन ने ऑलरेडी बाकी चीजें कवर कर ली है स्टैंडर्ड्स में। जो चीज कवर नहीं की है वो कवर करेंगे अपन चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग में। ठीक है, तो ऑडिट प्लानिंग अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, इसका बेसिक्स तो ऐसे 300 में। ऑडिट प्लानिंग में क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम बनता है। प्रॉपरली प्लानिंग के थ्रू अपन देखते हैं कि भैया कितना रिसोर्सेस लगेंगे, कैसे लगाने। कवर कर चुका है वो अपन के साथ। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म, तो मैं बोल रहा था कि वो वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेज में सबसे पहला, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो सेकंड पेज में बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये दोनों को साथ में देखना एक बार। क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्टली अगर पूछते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ एफएस, तो तुमको हो सकता है वो वाला क्वेश्चन याद आ जाए आंसर। और बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे तुम, स्ट्रेटेजी प्लानिंग। अच्छा, 300 अपन ने किया हुआ है स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में, कौन सा ब्रॉडर है? ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान, कौन सा ब्रॉडर है? स्ट्रेटेजी ना। ऑडिट प्लानिंग क्या है? तो अपन ऑडिट प्लानिंग में क्या 3 पॉइंट करते थे इनिशियल स्टेज में? हाँ हाँ, इनिशियल स्टेज में ही हो रहा है, स्ट्रेटेजी भी इनिशियल स्टेज में है। प्लानिंग में क्या क्या डिटरमाइन करोगे? डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ आरएपी, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एफएपी, आरएपी एफएपी, आरएपी और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यही तो प्लानिंग को अपन डिटेल में करते ना, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। स्ट्रेटेजी में अपन क्या क्या करते थे भाई, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंगेजमेंट की, उसके हिसाब से देखेंगे कैसा करना है आगे। टाइमिंग क्या, रिपोर्टिंग कितने टाइम में करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑडिट करने का, राइट। पुराना एक्सपीरियंस है क्या किसी पार्टनर का ऑलरेडी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते अपन, याद है ऐसे 220 के अंदर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी 3 एक्टिविटी करते थे 210 के तहत, सामने वाला समझ गया कि नहीं, प्लस एथिकल रिक्वायरमेंट हमें हमको कंप्लाई करनी है। वो सारी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट, उसके बेसिस पे अपन डिटरमाइन करते थे कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसी होगी अपनी। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी का बेनिफिट क्या है, और यहाँ पे क्या पूछा, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ एफएस। तो प्लानिंग का तो कुछ नहीं भाई, तुम अगर अच्छे से डिटेल, प्लानिंग क्या होती है, डिटेल ना। तो तुम लोग डिटेल में अगर प्लानिंग करोगे, स्ट्रेटेजी ऊपर ऊपर का एक बार स्ट्रेटेजी बना लिए, स्ट्रेटेजी जैसी है, अब एक एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के और डिटेल में ताकि अपन प्लान करेंगे सो एज टू अचीव द स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेटेजी का नहीं, अभी बात अपन कर रहे हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग में सबसे पहला बेनिफिट कि भाई अपन इंपॉर्टेंट एरिया को अटेंशन दे पाएंगे। डिटेल में कर रहे हैं ना अपन प्लानिंग, एक एक चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं कि किसको कितना टाइम देना है, किसको किसको रिसोर्सेज कितनी लगानी है। टाइम रिजोल्यूशन होगा पोटेंशियल प्रॉब्लम का, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये देखो, ये सारे पॉइंट तुमको किसके जैसे याद आ रहे होंगे क्या? डायरेक्शन, सुपरविजन, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, और लास्टली कोऑर्डिनेशन। 4 5 6 साल पहले पढ़े होंगे तुम लोग ये वाले पॉइंट्स, पूरी एक बुक पढ़े हुई है 6 पॉइंट पे, एक पूरी बुक पढ़े हुए 6 पॉइंट पे। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, सिलेक्शन करना, डायरेक्शन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन। याद आ रहा है कुछ? हाँ, बिजनेस बिजनेस स्टडी, राइट, बीएसटी में पढ़े होंगे। तो वही है पूरा, सब वही है प्लानिंग के एडवांटेजेस बेनिफिट्स। बीएसटी के तुम्हारे जितने चैप्टर्स थे ना, बीएसटी के जो चैप्टर्स बिजनेस स्टडी के, वही है समझ लो। तो इसको यहाँ पे अगर याद रखने वाइज याद रखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, बीएसटी के चैप्टर्स। बीएसटी के चैप्टर्स होंगे अपने बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। फिर मुझे बताओ तुम लोग कितने डिटेल में प्लान करोगे, अगर जो सामने वाली ऑडिटी है, ऑडिटी वो एकदम कॉम्प्लेक्स नेचर की है, अचानक से क्रिप्टो विप्टो में इन्वॉल्व है वो, तो प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी? ज्यादा। बड़ी एंटिटी है छोटी एंटिटी, किसमें ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी? बड़ी एंटिटी में। पुराना एक्सपीरियंस तुमको ऑलरेडी है, पुराना एक्सपीरियंस तुमको ऑलरेडी नहीं है, अगर एक्सपर्टीज है तुमको ऑलरेडी उस इन्वॉल्व में, तो तुम्हारी प्लानिंग ज्यादा बढ़ जाएगी।
ज्यादा एक्सपर्टीज है तो। और अगर पास्ट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज नहीं है तो तुमको किसी और की हेल्प लेके फिर डिटेल में समझना पड़ेगा क्या है पहले तो। चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेज, डायनामिक इंडस्ट्री है, डायनामिक डायनामिक इन्वायरमेंट है। लाइक टेलीकॉम ले लो, टेलीकॉम इंडस्ट्री 4G 5G 3G स्पेक्ट्रम, ये सब नए नए मॉडल्स आते रहते हैं डेली। तो ये डायनामिक, अगर दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, ज्यादा प्लानिंग होगी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग बढ़ जाएगी। तो इसके 3 पॉइंट बस दिमाग में रखना एक बार तो, क्या कि भाई साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी अजीब सी है क्या ऑडिटी की, फिर तुमको कितना पुराना पास्ट एक्सपीरियंस है सेम इंडस्ट्री का, और एक्सपर्टीज क्या क्या है, एंड लास्टली कोई सर्कमस्टेंसेज में चेंज होते हैं क्या, चेंजेस इन दी सर्कमस्टेंसेज। साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेज। अब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की ऑडिटर की? ऑडिटर की ना। तो ऑडिटर को डिसाइड करना है, पूरे पूरे स्ट्रेटेजी बनानी है, और स्ट्रेटेजी के तहत उसको क्या करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग अपन क्या करते हैं, प्लानिंग में मैंने बताया क्या करते हैं, अपन डिटरमाइन करते हैं एनटी ऑफ आरएपी, एनटी ऑफ एफएपी। तो यहाँ पे भी देखो क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर डिसाइड करेगा प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर। कौन सी ऑडिट प्रोसीजर, वही एक आरएपी और की बात कर रहे हैं और एक एफएपी की, और एक और होता है क्या, अदर ऑडिट प्रोसीजर इसके अलावा। तो विद द वर्क ऑफ द एंटिटीज पर्सनल। फिर ऑल्दो दीज डिस्कशन ऑफन ऑकर बट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान रिमेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही बस इंपॉर्टेंट याद रखना। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट क्या ही है तो पता है, सिंपल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑडिटर की है। केयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस, नो कॉम्प्रोमाइज इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की। एग्जांपल दिया तुमको, क्या करना है, डिस्कसिंग द नेचर टाइमिंग ऑफ डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर विद द मैनेजमेंट may comprise the effectiveness of the audit by making the audit procedure too predictable। समझ रहे हो, मैनेजमेंट के साथ तुम ज्यादा डिटेल में प्लान करोगे कि हम लोग इस दिन आएंगे, हम लोग इस दिन आके ये चेकिंग करेंगे, हम लोग स्टॉक वेरिफिकेशन 31 को नहीं आके 28 को ही आ जाएंगे हम लोग। तो मैनेजमेंट और 2 दिन पहले तैयार हो जाएगी, तो हो सकता है कि प्रिडिक्टेबल हो जाए तुम्हारी ऑडिट प्रोसीजर, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस मैनेजमेंट भी चालाकी से छुपा ले कोई चीज। फिर चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन भी अपन देखे थे ऐसे 300 में, याद आ रहा होगा तो। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तुमको पता चलती है जो कि अगर तुमको पहले पता रहती तो तुमने अपना प्लान अकॉर्डिंगली अलग बनाया होता, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में तुम्हारी जो प्लानिंग प्लानिंग है ऑलरेडी, ऑडिट प्लान जो बना हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा ना। अगर तुमको रोमम अब पता चल रहा है बाद में चेकिंग करते करते कि तुमने जो रोमम डिसाइड किया था वो कम है, तो अब तुमको बाद में चल के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो सकता है ज्यादा बढ़ानी पड़े। सिमिलरली मटेरियलिटी लेवल, तुम लोग को लग रहा है कि मटेरियलिटी लेवल अब मुझे चेंज करना है, तो ये अपन ने पढ़ा है रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी 320 में। रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी के तहत तुमको क्या करना पड़ सकता है, प्लानिंग अकॉर्डिंगली बदलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे देखो किस किस के कारण तुमको मॉडिफाई करना पड़ सकता है अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। भाई कुछ अचानक अलग सी चीज हो गई, रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बहुत भारी भरकम लॉस हो गया मान लो एंटिटी को अचानक से, या कंडीशन बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तुमको अब जो ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं, तो तुमको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे मिसस्टेटमेंट मिलते जा रहे हैं। अब इतने मिसस्टेटमेंट मिल गए हैं कि मेरे को क्या लग रहा है कि मैंने जो रोमम डिसाइड किया था वो मैंने कमती डिसाइड कर लिया, कमती डिसाइड कर लिया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस दिस ऑडिट एविडेंस व्हिच आई एम ऑब्टेनिंग आफ्टर एज अ रिजल्ट ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड, दे आर इंडिकेटिंग मी टू चेंज दी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बोल रहे कि भाई चेंज करो अपने प्लानिंग। तो ये हो गए तुम्हारे चेंज करने के, ये भी अपन ने ऑलरेडी देखे हुए थे वहां पे, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन। वही सब बातें दी, एक बार देख लो यहाँ पे। फिर अपन आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अभी अपन ने देखा बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ एफएस। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग अगर है, प्लानिंग मतलब डिटेल में मतलब अपने पूरा बीएसटी के चैप्टर सारे के सारे। और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स अगर मैं बोलूं, तो तुम बताओ एक बार, स्ट्रेटेजी अगर तुमको बना रहे हो तो तुम क्या, मैंने बताया ऊपर ऊपर से देख रहे हो, राइट। तो अब समझो, मान लो कि प्राची को कोई इंडस्ट्री में जाना है और ऑडिट उसको अच्छे से आ नहीं रही है, और रिया को बहुत अच्छे से आती है ऑडिट करने, ऑलरेडी 2 साल से ऑडिट कर रही है। अब मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का एरिया टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स है थोड़ा एरिया, तो मैं किसको भेजूंगा, रिया को। रिया, प्राची खुश हो जाएगी इससे, तो उसको ऐसी छुट्टी चाहिए रहती है, तो ठीक है अपन रिया को भेजेंगे उस केस में।
किस केस में? क्वालिटी रिसोर्सेज जहाँ चाहिए, जहाँ पे क्वालिटी वाइज मुझे ज्यादा चाहिए। लेकिन मेरे को समझ में आ गया रिया भी काम की नहीं, एक लड़की से कुछ नहीं होने वाला, मुझे 2 जन चाहिए चाहिए, क्वांटिटी वाइज ज्यादा चाहिए। अगर तो मैं स्ट्रेटेजी जब बना रहा हूँ तो ओवरऑल देख रहा हूँ कि कितने आदमी चाहिए, किस लेवल के आदमी चाहिए, किस लेवल के रिसोर्स चाहिए, क्या टाइमिंग क्या होगी मेरी, क्या टाइम बहुत कम है, क्या टाइम ज्यादा लगने वाला है, टाइम ज्यादा लगने वाला है ऑलरेडी, और मेरे पास टाइम ऑलरेडी कम है। जैसे बैंक ऑडिट हो गए, बैंक ऑडिट जो अप्रैल वगैरह में आती है, स्टेट ऑडिट ब्रांच वालों की, एसबीए स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट, तो जो ब्रांच ऑडिट्स आती है उसके टाइम कितने कम कम रहते हैं अप्रैल में, फटाफट से सबको ब्रांच ऑडिटर को भी भेजना पड़ता है, और एलएफआर वगैरह सब बन के कंसोलिडेट होता है, तो उसमें टाइम कम रहता है ऑलरेडी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हो सकता है तुमको रिसोर्सेज ज्यादा लगे, टाइमिंग देखना पड़ेगा कि टाइम ज्यादा है कि टाइम कम है, क्वालिटी वाइज क्या रिसोर्सेज लगेगी। तो वही सब दिया, देखो बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जिससे तुमको क्या मिलेगी, मदद, तुमको मदद मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगी टू डिटरमाइन सच मैटर्स एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। क्वालिटी 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 की बात हो रही है रिया। क्वांटिटी वाइज अगर मैं बोलूं तो दोनों को जाना पड़ेगा। टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये मैंने बोला कि किस टाइम पे भेजना है मुझे। अगर मान लो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे करना ही है ये सारा, जैसे कि हो सकता है लिस्टेड कंपनी के केस में तुम्हारी ड्यू डेट्स होती है कि तुमको इतने दिन में करके देना ही पड़ेगा, और नॉर्मल ऑडिट्स में भी होती है, तो उस केस में तुम्हारे लास्ट लास्ट में चल रहे हो, तो किस टाइम पे तुम कर रहे हो रिसोर्सेज डिप्लॉय, वो भी डिटरमाइन करेगा तुमको किस टाइप के रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है। टाइमिंग ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, सच एज वेदर एट एन इंटरिम ऑडिट स्टेज में, या फिर अपन लास्ट लास्ट क्लोज की डेट की, तो की कट ऑफ डेट जो है कि इतने टाइम में मुझे खत्म करना ही है, उस टाइम पे भेज रहे, या इंटरिम ऑडिट स्टेज पे, वो भी मुझे डिटरमाइन करना है। एंड लास्टली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर रिसोर्सेज मैनेज करनी मुझे, डायरेक्शन उनको देना, सुपरवाइज करना, ये सब में मुझे हेल्प करेगा। क्या एक ऑडिट स्ट्रेटेजी अगर बन गई तो मुझे ये सब में हेल्प होगी, डायरेक्शन करने में, सुपरविजन करने में, मैनेज करने में। दीज आर ऑल व्हाट बेनिफिट। एक बार मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी बना लूं तो मुझे ये सब जगह पे असिस्टेंस मिल जाएगी में, कि भैया क्वालिटी वाइज अगर किस रिसोर्स को कहाँ भेजूं मैं, वो डिटरमाइन करने के लिए। लोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, 4 भेजू, 5 भेजू, 10 भेजू, कितने लोगों को भेजू। डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की टाइमिंग, कि भाई इंटरिम स्टेज में भेजू ज्यादा लोग को, कि फाइनेंस लेवल पे कि मैं करना, डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, रिव्यू करना काम को, ये सब में तुमको ऑडिट स्ट्रेटेजी काम आएगी। 4 पॉइंट देख लो, आया हुआ है क्वेश्चन एक बार। जनरली तुम लोग देखोगे ना, चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में से एक क्वेश्चन कोई आता है, मतलब चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में से एक चैप्टर कोई आएगा 5 नंबर के लिए। इस बार चैप्टर 2 से आया था, चैप्टर 3 से नहीं आया। और चैप्टर 3 से जब आता है तो आई मीन चैप्टर 3 प्लस ऐसे 315 भी साथ में, तो ये तीनों में से मान के चलो एक क्वेश्चन आता है जनरली 5 नंबर के लिए, अभी के पैटर्न के हिसाब से। अब तुम लोग के इसमें चैप्टर कम होंगे ज्यादा होंगे, तो अकॉर्डिंगली हो सकता है कोई वेटेज बढ़ेगा कम होगा। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है 4 पॉइंट। बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या था अपना, बीएसटी के चैप्टर्स, है ना, कि भाई अटेंशन देना इंपॉर्टेंट एरिया को, सिलेक्शन करने में काम आना, डायरेक्शन देने में, कोऑर्डिनेशन करने में, सुपरविजन, और क्या क्या चैप्टर्स होते थे, कंट्रोलिंग, और क्या था एक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब आ जाओ, ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा अनटच्ड है, मतलब ये मोस्टली कहीं दिखेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, मोस्टली ऑथर कवर कर, बट एसएम में कवर किया हुआ है। एंड ये एक बार हेडिंग, ए बी सी पॉइंट की हेडिंग देखते हो, क्या तुमको याद आ रहा है क्या, का अपन ने जो आंसर याद किया था वही आंसर याद आ रहा है क्या? क्वेश्चन बताओ मेरे को, क्वेश्चन पॉइंट ए जो दिख रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इसका क्वेश्चन क्या था? पॉइंट डी, पॉइंट ए बी सी डी, इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन S210 का है क्या ये? 210? कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, ना ना, उसका जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था, यही सब तो था, FRF। वो तो उसके लिए था कि भाई तुम कब चेंजेस करते हो, उसके एग्जांपल सर्कमस्टेंसेस। ये तो अपन ने दो जगह पढ़ा है ये क्वेश्चन, 299 में भी पढ़ा है ये क्वेश्चन को, और 300 में भी पढ़ा है। 300 में जाके देखोगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग योर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऐसे कौन से फैक्टर है जो तुम्हारे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करेंगे? तो मैंने बताया था ना, सीआरओ, सीआरओ वाला आंसर, कि अब मुझे सीआरओ से पार्टनर बनना है,
याद आ रहा है क्या? सीआरओ से पार्टनर बनना, सी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, आरओ से था रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, टाइमिंग ऑफ द एंगेजमेंट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट। तो वही तो क्वेश्चन है, हेडिंग देखो, हेडिंग से याद आ जाना चाहिए था। क्या क्या तुम कंसीडर करोगे जब तुम एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो? और ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी किया हुआ ऐसे 300 में, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और सेम क्वेश्चन ऐसे 299 किया हुआ है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑडिट प्लान इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट्स। केस ऑफ जॉइंट ऑडिट हमारे ऑडिट प्लान को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो वहां पे भी सेम पॉइंट थे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या किसी जॉइंट ऑडिटर का ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस है क्या इस ऑडिट में, क्या किसी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट कैसे अफेक्ट करते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी आइडेंटिफाइड। वो पॉइंट मिलेंगे, एक बार जाके रिविजिट करना है तो कर लो, 300 और 299 दोनों देख लो, वही पॉइंट्स है सेम। और सिर्फ रिविजिट कर रहे हो तो लिंक भी करते जाओ। चैप्टर 2 में भी अपन अब इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। अपन अब क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट देखोगे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट के अकॉर्डिंगली तुमको डिटरमाइन करनी है अगर अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, तो उसके पॉइंट्स क्या क्या देखोगे। तो यही मैं बोल रहा था, बहुत ज्यादा अनटच्ड एरिया है आज तक, ना कभी आरटीपी, ना कभी एमटीपी, ना कभी एसएम, ना कभी एसएम क्वेश्चन में, ना कभी एग्जाम में आया है। और मोस्टली ऑथर्स कवर नहीं करते, बट सिंस एसएम में दिया हुआ है और एंड ऑल्सो ऐसे 300 में भी दिया हुआ है प्रॉपरली डिटेल में, तो अपन इस बार इसको देखेंगे जरूर। ये 3 पॉइंट को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर के कुछ पॉइंट देखेंगे, देन सिग्निफिकेंट फैक्टर, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, नॉलेज गेन ऑन अदर एंगेजमेंट, इसके अंदर क्या पॉइंट्स आएंगे, एंड लास्टली रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग कैसी होगी तुम्हारी ऑडिट का, नेचर ऑफ द कम्युनिकेशंस, इसके अंदर के पॉइंट्स। तो इसको लिंक करना वहां से 299 300। 299 का क्वेश्चन जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट प्लान है, प्लान प्लान मिलेगा, स्ट्रेटेजी नहीं देखोगे तो, प्लान प्लान इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट, तो सेम आंसर मिलेगा मोटा माटी, एक पॉइंट बस डिफरेंस मिलेगा तुमको कि जॉइंट ऑडिटर का एंगेजमेंट टीम, की एंगेजमेंट टीम और की एंगेजमेंट पार्टनर्स फ्रॉम ईच जॉइंट ऑडिट टीम, वो लोग डिटरमाइन करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह का। और सिमिलरली ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं वो तुमको ऐसे 300 में मिलेंगे। दोनों रेफरेंस दो, दोनों सेम है मोटा माटी, वो दोनों भी सेम है। और यहाँ पे भी आ जाओ, कंसिडरेशन इन्वॉल्विंग ऑडिट स्ट्रेटेजी, उसके डिटेल में अपन अब देखेंगे। तो लिंक बैटरी होगी, मस्ट बी क्लियर। तो अभी देखो सबसे पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। तो तुम लोग क्या देखते हो भाई, कोई भी एंगेजमेंट तुमको कोई नई ऑडिट मिली है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज अगर तुमको देखना है तो देखोगे ना कि शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है क्या इसको, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है कि कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है। अब शेड्यूल 3 में भी 2 डिवीजन है, तुम लोग को पता होगा अगर एफआर के होंगे तो। अब तो 3 डिवीजन है, एक एनबीएफसी का भी डिवीजन, तीसरा डिवीजन एक और है। पहला डिवीजन एएस वालों को, एएस वाली कंपनी, दूसरा डिवीजन इंडियस वाली कंपनीज, और तीसरा डिवीजन एनबीएफसी वाली कंपनीज। तो ये जो है कौन सा एफआरएस तुमको लग रहा है, ये देखोगे, एएस लग रहा है, इंडियस लग रहा है, क्या लग रहा है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है बैंकिंग रेगुलेशन वाइज, मैंने जैसे बताया ना। अब नॉर्मल ऑडिट्स में क्या लगता है, अगर मैं बोलूं नॉर्मल ऑडिट्स में मोस्टली बड़ी, जैसे अपनी एक कारों की रिपोर्टिंग होती है, कारों के जगह कारों की रिपोर्टिंग क्या बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल है क्या, बचपन में याद आ रहा होगा तो कारों की नॉन एप्लीकेबिलिटी में दिया था बैंकिंग इंश्योरेंस, याद है। तो वहां पे अलग से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो आरबीआई है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है एलएफएआर, जो मोस्टली तुमको मिलेगा इसके जैसा काफी सारे पॉइंट। हालांकि एलएफएआर की इतनी मोटी बुक बनती है, बहुत बड़ी, कारों की रिपोर्टिंग के मुकाबले कुछ नहीं, बट ऑब्जेक्टिव वही है मोटा माटी अगर देखोगे तो सबकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगी अलग। तो तुम्हारे एंगेजमेंट का, ऑडिट का कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन कर रहे हैं ना ये चीजें, कि भैया एफआरएफ कौन सा है, एएस लग रहा है कि इंडियस लग रहा है, कारों के अंदर रिपोर्टिंग करनी है कि कहीं और रिपोर्टिंग करनी है, कि मेरे को टैक्स ऑडिट करना है, ऑडिट कवरेज कितना रखना है, क्या एसेट का एसेट लाइबिलिटी करनी है कि इनकम एक्सपेंडिचर भी करना है, कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट। तो पेरेंट और कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पेरेंट कितना कंट्रोल करती है अपने कंपोनेंट्स को, ग्रुप में क्या रिलेशनशिप है, ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअली सब फॉलो करते हैं क्या, कि ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल फॉलो नहीं किया जा रहा है, सब अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करोगे तुम क्या एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज ये तुम लोग ने कर लिया होगा 402, ऐसे 402 यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं कहीं और आउटसोर्स करना है अगर मान लो, तो एंटिटीज यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि तुमने कोई चीज को आउटसोर्स कर दिया है, देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस तुम्हारी यहाँ पे क्या बन जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट, याद है।
टाइप 1 रिपोर्ट टाइप 2 रिपोर्ट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है। अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग तुमको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल डिटरमाइन करना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट को अफेक्ट कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट पर्सनल एंड डेटा। तो इसके सारे पॉइंट्स अपन एक बार अगर मैं बोलूं तो इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, अपन को एफआरएफ चाहिए, एफआरएफ चाहिए अपने को। लेकिन कैसा एफआरएफ चाहिए बता दूं मैं, अच्छा खासा बड़ा एफआरएफ चाहिए ताकि अपने सारे लाइन आइटम्स आ जाए। कैसा चाहिए एफआरएफ? स्पेसियर एफआरएफ चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे से स्पेस हो। एफआरएफ कैसा चाहिए? स्पेसियर चाहिए। तो एफआरएफ से एफआरएफ वाला पॉइंट हो गया सबसे पहला, तो ठीक है ना। एफआरएफ से एफआरएफ वाला पॉइंट हो गया। एस से सिक्स्थ वाला पॉइंट देखो, यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एस को मार्क करो, एस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एस को मार्क करो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पी से फोर्थ पॉइंट देखो, पेरेंट और कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट, पी से पेरेंट वाला पॉइंट हो गया। ए से लास्ट पॉइंट, लास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। भाई सामने वाला क्लाइंट के डेटा का ही इनकम टैक्स में रेड वेट पढ़ के बुक्स ऑफ अकाउंट को पता चला इनकम टैक्स के पास है, तो अवेलेबल है कि नहीं डेटा, ये भी तो मेरे एंगेजमेंट को, कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करेंगे। तो अवेलेबिलिटी, ए फॉर अवेलेबिलिटी। सी से तुम ले लो थर्ड पॉइंट, कवरेज, कवरेज ऑडिट का कवरेज कितना, एक्सपेक्टेड कवरेज, थर्ड पॉइंट, ठीक है। आई से ले लो लास्ट सेकंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का कितना यूज हो रहा है। अपन ने देखा था ना ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट चैप्टर 4 कि भैया जितना ज्यादा ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट अकॉर्डिंगली अपना असेसमेंट भी बदल जाता था। रिस्क असेसमेंट में अपन ये सारी चीजें भी देख रहे थे जो आईटी के कारण रिस्क आ रही थी। रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल इम्पोज बाय आईटी, अलग से क्वेश्चन भी देखा था 315 में। तो आईटी कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। ई से एविडेंस वगैरह, जो लास्ट थर्ड पॉइंट है, एविडेंस कितना करने वाले हो तुम और उसका यूज कितना करने वाले हो तुम। एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, तो जो तुमको ऑलरेडी पुराने एविडेंसेस मिले हुए, तुम उसका कितना यूज करने वाले हो, अकॉर्डिंगली तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करेगा वो एंगेजमेंट। ऑडिट किस टाइप का ऑडिट है, क्या ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है क्या, कि क्या ये रिपीटेटिव ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब पुराना भी ऑडिटर हम ही थे इसके, या फिर क्या ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है क्या। एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट्स, तो ई से एविडेंस हो गया। और लास्टली आर से सेकंड पॉइंट देख लो, रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग रेगुलेटरी की, हर रेगुलेटर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने बता दिया, रेगुलेटर आरबीआई की एलएफआर हो सकती है, एमसीए की कारो है अगर मान लो तो सब रेगुलेटर की हो सकता है, आईआईडीए की अलग रिक्वायरमेंट हो। तो स्पेसियर एफआरएफ चाहिए अपने को। मोटा मोटी सारे पॉइंट्स हो गए होंगे। ये मैं क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्यों याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये आखिरी में मुझे पता है छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि ये ना तुम लोग को कभी दिखेगा क्वेश्चन बैंक में, ना कभी इधर उधर दिखेगा। और चैप्टर 2 ऐसे भी लास्ट में मुझे पता है सब इंपॉर्टेंट नहीं मानते उसको, क्योंकि मैंने अभी बताया चैप्टर 2 या 3 में से आता है जनरली एक क्वेश्चन। आई डोंट वांट यू टू लिव दिस पर्टिकुलरली, क्योंकि हो सकता है दिख नहीं रहा है बट अचानक से एग्जाम में आ जाए सीधा। क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है समझ में आ रहा है, कि जब तुम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी स्टेब्लिश कर रहे हो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी स्टेब्लिश कर रहे हो, तो कुछ एग्जांपल दिए मैटर्स के जो ऑडिटर कंसीडर करेगा जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी स्टेब्लिश करता है। उसमें से एक मैटर क्या है, उसमें से एक मैटर ये वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। ये सबसे पहला मैटर था ना अपना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट यही था, सीआरओ वाला। सी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। तो उसके अंदर में मेनी ऑफ दिस मैटर विल आल्सो इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स डिटेल्ड ऑडिट प्लान, ऑल मैटर्स आर नॉट रेलेवेंट टू एवरी ऑडिट एंगेजमेंट एंड द लिस्ट इज नॉट नेसेसरीली कंप्लीट। तो ये सारे पॉइंट लिस्ट, एक बार लिस्ट बताओ तुम्हारे और ऐसे कौन से मैटर है जो कि तुम्हारे ऑडिट एंगेजमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, और ऐसे कौन से मैटर तुम्हारे काम आएंगे डिटरमाइन करने के लिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, particularly with respect to characteristics of the audit engagement, characteristics of the engagement. Similarly, reporting objective, timing of the audit and nature of communication। देखो इसका तो तुमको तीन जो पॉइंट है ना, यही तीन पॉइंट के अंदर ही तुमको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पे, कि मेरा ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट किसको करना है, शेयर होल्डर को करना है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को करना है। रिपोर्टिंग करनी किसकी है, आरबीआई को करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा रिपोर्ट करने का। टाइमिंग कितने टाइम, देखो टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग हो गया पहला पॉइंट, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ये तीन पॉइंट में तुमको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। भाई तुम कम्युनिकेशन के लिए तुमको डिस्कशन करना पड़ेगा ना, कि रिपोर्ट की टाइमिंग क्या होगी,
कम्युनिकेशन किस किस से करना है, एक तो हो गया कंप्लीटेड रिपोर्ट, मतलब मुझे कंप्लीटेड रिपोर्ट कब सबमिट करना है, और एक हो गया मेरा क्या, WIP, मतलब मेरे को जो वर्क इन प्रोग्रेस है मेरा ऑडिट WIP चल रहा है, उसका स्टेटस बीच बीच में कब कब कम्युनिकेट करते जाना है मैनेजमेंट से, मतलब ऑडिटर ऑडिट करते जा रहा है, WIP अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, मैनेजमेंट से कब कब कम्युनिकेशन करना है, ये सब डिस्कशन करना, ये सारी चीजें का डिस्कशन। तो डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ द रिपोर्ट्स, टाइमिंग टाइप ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, कंप्लीटेड रिपोर्ट कब इशू करोगे, और एक हो गया जब तुम्हारा कम्युनिकेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क, बीच बीच में कितना स्टेटस हो गया उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करना मैनेजमेंट से। फिर कम्युनिकेशन वाला जो पॉइंट मैंने बोला था, ये वाले जो दो कम्युनिकेशन है, ये दो कम्युनिकेशन के दो पॉइंट देख लो। नेचर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, एक कम्युनिकेशन क्या हो गया, अमंग ऑडिट मेंबर्स इटसेल्फ, अमंग ऑडिट टीम इटसेल्फ, अमंग ऑडिट टीम इटसेल्फ, दैट इज एंगेजमेंट टीम मेंबर्स बोल दो, कम्युनिकेशन बिटवीन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। और एक हो गया एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन विथ थर्ड पार्टीज, एक किसके साथ हो गया, विथ थर्ड पार्टीज। तो कम्युनिकेशन मैं आपस में कम्युनिकेट करूंगा, थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करूंगा, एक्सपर्ट से कर सकता हूँ, रेगुलेटरी अथॉरिटी से कर सकता हूँ, क्या कोई पेनाल्टी पटाई है कि कंपनी ने, क्या कोई वायलेशन हुआ है क्या, क्या कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है क्या, याद है ये अपन ने कहा करते ये वाला जो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर जब मैं बोल रहा हूँ अभी ये वाली, ये मैं रेगुलेटर से करस्पॉन्डेंस लेता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ कि क्या कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है क्या, क्या कोई पेनाल्टी पटाई है क्या कंपनी ने, ये कहा करते थे। कहा करोगे भाई नॉन कंप्लायंस के लिए, नॉन कंप्लायंस बोले तो किसका नॉन कंप्लायंस की बात कर रहा हूँ मैं, पेनाल्टी पटाना या फाइन पटाना, किस कब पटाओगे पेनाल्टी फाइन, पेनाल्टी फाइन कब पटाते हो, फ्रॉड में पेनाल्टी फाइन, तो ठीक है नॉर्मली फ्रॉड के अलावा नॉर्मली पेनाल्टी कब पटाओगे, पेनाल्टी बोले तो क्या, पेनाल्टी आती कब है कंपनी लॉ में, कोई भी लॉ में पेनाल्टी कब पटाते हो, जब नॉन कंप्लायंस कर रहे हो ना लॉ का कोई प्रोविजन का, तो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन कौन सा ऐसे था, कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस देखना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे कौन सी सीरीज में था ये तो पता होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े ये तो पता है कि नहीं। लॉ एंड रेगुलेशन तो ऑलमोस्ट हर ऐसे में आया है। अच्छा तुम बोलो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हर ऐसे में, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं पड़े इसके लिए, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की ऑडिटर की, हाँ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट क्या क्या करेगा उसका आंसर तो मैंने और कई जगह रेफरेंस भी दिलवाया था कि मैनेजमेंट एक डिटेल कंडक्ट बनाएगा, ऑडिट कंडक्ट बनाएगा, डिटेल कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज किसकी क्या क्या है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर रोबस्ट करेगा, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको मॉनिटरिंग करनी है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर में सारे लॉज लिखेगा वो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला था ना। हाँ डायरेक्ट लॉज वाले, डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज और इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज, तो जो इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज है उसी का तो ये स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर है, डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज कौन से लॉज है, जो ऐसे लॉज जिसका डायरेक्टली इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट फिगर पे डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि पीएफ इफेक्ट हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, राइट, इनकम टैक्स हो गया। बट इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज जैसे एग्जांपल चाइल्ड लेबर लॉ हो गया, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर को, लेकिन मेरे इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे मेरे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस को, उसके लिए मेरे को क्या देखना पड़ता है, नॉन कंप्लायंसेस चेक करना पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉस के लिए क्या चेक करना पड़ता है, कंप्लायंसेस, डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉस जो है उसके लिए मेरे को पूरा A to Z कंप्लायंस देखने पड़ेंगे कि ये सारी चीजों का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, और इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉस में मेरे को सिर्फ ये देखना है कि कहीं नॉन कंप्लायंस हुआ तो नहीं है, तो सिर्फ नॉन कंप्लायंस देखने के लिए मेरी सिर्फ दो ही ऑडिट प्रोसीजर होती है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर में मैं तो या तो एनटीटी से बात करूंगा डिस्कशन विद मैनेजमेंट, और दूसरा डिस्कशन करूंगा करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेट करूंगा थर्ड पार्टी रेगुलेटरी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के साथ कि भैया कोई फाइन पटाया क्या, कोई पेनाल्टी पटाई क्या, वहां से मेरे को समझ में आ जाएगा कोई नॉन वायलेंस हुआ है क्या। तो ये तो था ऐसे 250 में, इतना सिंपल वाला स्टैंडर्ड, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड भी है, सिंपल तो छोड़ो इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा स्टैंडर्ड है, और तुम लोग भूल रहे हो। टेस्ट दिया कि नहीं दिया टेस्ट, हाँ तो कैसे होगा फिर, मेरे को बाहर जाना पड़ गया तो फिर छोड़ दिया हो तुम लोग तो पूरा, कुछ नहीं किए हो ये 3 दिन, कुछ किए हो कि नहीं किए हो रिवाइज, आगे पार्ट पीछे सपाट होते जा रहे हो तो क्या मतलब, अभी 500 उसकी की सीरीज का मेरे को टेस्ट का मेरे को दे देना बकायदा, दियो कि नहीं दियो टेस्ट, पहले तुम तो दिए नहीं बोल रहे हो। सर मैं परसों
परसों क्यों, कल क्यों नहीं? सर अभी आधा अच्छे से रिवाइज हो गया, आधा बाकी है। 500 की सीरीज दोगे मेरे को कल, यानी परसों, ठीक है, दोनों। और 700 की सीरीज दोनों का, 700 की, 700 की सीरीज का भी फिर नेक्स्ट डे मैं पेपर 500 की सीरीज का दे चुका हूँ, 700 की सीरीज का भी दे दूंगा। और एक पूरा स्टैंडर्ड का एक इकट्ठा 200 300 सीरीज तुम लोग दिए हो टेस्ट, और अभी तुरंत भूल भी गए हो। एक महीना भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, एक महीना हुआ होगा सर ऐसे का। कल क्लास है कि नहीं? तो अब तुम लोग का काम क्या चालू हो रहा है, अपना हो गया समझ लो सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन चालू करना है तुम लोग को अब। रिवीजन इन द सेंस मैंने रिवीजन वीडियोस भी अपलोड किए जैसे, तो पूरा डिटेल में अच्छे से रिवाइज करो, डिटेल में वो सारे रिवीजन वीडियोस। और उसके बाद वापस से सेल्फ करो और टेस्ट दो, हर 2-3 दिन में करते जाओ, जितना तुमको टाइम बीच बीच में मिलते जा रहा है। दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है तुम्हारा, उसके साथ साथ थोड़ा इसको भी टाइम दो। और मैंने बताया था हर संडे तो टेस्ट रहेगा ही रहेगा, अभी थोड़ा अपन फ्रीक्वेंसी 2 टेस्ट रखेंगे वीक में, अभी शुरू में, जब तक अपने सारे टेस्ट एक बार कवर नहीं हो जाते, सारे चैप्टर्स के टेस्ट, ठीक है ना? और देना है सिंसियरली। मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बोला था, टेस्ट स्किप कर रहे हो मतलब अटेम्प्ट स्किप कर रहे हो, सीधी सी बात है। टेस्ट स्किप कर रहे हो मतलब अटेम्प्ट स्किप कर रहे हो, देख लो तुम लोग। ठीक है, 500 की सीरीज का टेस्ट दोगे, 700 की सीरीज का टेस्ट दोगे, फिर एक बार मैं पूरे स्टैंडर्ड्स का टेस्ट लूंगा एक साथ, उसमें मैं 200 और 600 को स्पेसिफिकली और ज्यादा अच्छे से टेस्ट करूंगा उसमें। 200 और 600 की सीरीज और 400 की सीरीज, और 500 700 की तो मिलेंगे ही। ठीक है, 500 700 काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, स्पेसिफिकली 500 सीरीज। 500 की सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड 500 की सीरीज में है, 11 स्टैंडर्ड है 500 की सीरीज में टोटल ओवरऑल। और 2 क्वेश्चन आने ही है 500 की सीरीज से, मान के चलो 540 550 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है, 570 560। ठीक है, अच्छे से करना इसका टेस्ट, टेस्ट पेपर दिया हुआ है ऑलरेडी, चाहिए मेरे को परसों तक। और बाकी चैप्टर्स के भी अब करते जाना फटाफट, रिवाइज करो एक बार। तुम लोग पूरा अभी लीनियंट हो गए हो, अभी पूरा छूट गया तो वापस से आओ ट्रैक पे, वरना मतलब नहीं रहेगा, अपना किया हुआ ये पूरा वेस्ट हो जाएगा ना, अल्टीमेटली क्या होगा, मतलब ही नहीं रहेगा। चलो, तो ये मैं बोल रहा था क्या, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, क्या दिख रहा है तुमको ये जो अपना सेकंड पॉइंट था सीआरओ का, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग क्या रखनी है, मेरे रिपोर्टिंग की टाइमिंग क्या है, कब मेरे को रिपोर्ट इशू करनी है, क्या मेरा जो स्टेटस है वर्क इन प्रोग्रेस है उसका कब कब कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट के साथ। फिर कम्युनिकेशन के 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट कम्युनिकेशन विद इन एंगेजमेंट टीम, एंड कम्युनिकेशन विद दी थर्ड पार्टीज, राइट। तो इससे मोटा मोटी ये जो हेडिंग है उसी के साथ तुम्हारे सारे पॉइंट कवर भी हो गए। और लास्टली देखो, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, नॉलेज गेन ऑन अदर एंगेजमेंट, या फिर प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, सेम तुमने ऑलरेडी क्या इस ऑडिट एंगेजमेंट की ऑडिट करके रखी है क्या, पिछले बार तुम्ही ने की है क्या ऑडिट, या कोई तुम्हारा मैनेजर पार्टनर आर्टिकल कोई है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटी होती है ऐसे 220 के अंदर अपन ने देखा था। 210 के अकॉर्डिंगली अपन को देखना कि भाई सामने वाली मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रही है ना टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट प्लान। दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट वाला, तीसरा क्वालिटी कंट्रोल वाला, कैसी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे। तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते हैं अपन, देन अकॉर्डिंगली अपन डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे तुमको वही सारे पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इसमें से कुल मिला के अगर 7-8 पॉइंट भी रखते हो ध्यान में तो भी इनफ है, बहुत है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अपना डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान है, ये ऑडिट प्लान है, प्लान। स्ट्रेटेजी का ऑलरेडी क्या बोला है मैंने, डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का क्या आंसर आएगा, सीआरओ वाला, अभी जो अपन ऊपर करके आए। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अभी अपन को प्लान डिटेल में जाना है ना, डिटेल में क्वेश्चन है, ये एसएम का क्वेश्चन है जो बाजू में मैंने क्वेश्चन डाला है, ये वाला, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। और मैंने सर नोट ये भी लिखा है। टॉपिक तो बुक में है ही नहीं। ठीक है, तो न्यू सेकेंड एडिशन में समझ लो ये है, और अपना तुम्हारा नहीं तो कंपाइलर में तो है ही है, डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान एसएम का क्वेश्चन है ये। और मैंने इसमें क्या लिखा है, लिंक करो इसको विद डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जो अपन ऐसे 300 में ऑलरेडी पढ़ा है, डिफरेंस मार्क करके रखना। देखो यहाँ पे अपन क्या क्या देखेंगे, टर्म ऑफ मेरे एंगेजमेंट की कितना टर्म है, टर्म्स टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, स्टेच्यूटरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो इंपॉर्टेंट मार्क करना वर्ड स्टेच्यूटरी। स्टेच्यूटरी मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, स्टेच्यूटरी मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टेच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टेच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फिर नेचर ऑफ रिपोर्ट, टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, अभी अपन ने ये जो देख चुके हैं ना बात ऑलरेडी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट, वही सब बातें आ गई। टाइमिंग क्या होगी, नेचर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, रिपोर्ट कब मेरे को देना है, तो टाइमिंग, रिपोर्ट। फिर इसके बाद अकॉर्डिंगली तुम लोग सोचो, प्लानिंग कर रहे हो अगर तुम, तो देखोगे कि भैया इसको एएस फॉलो कर रहे हैं कि इंडेस फॉलो कर रहे हैं, एएस इंडेस में अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई नया इंडेस आ गया क्या, जैसे कि इंडेस 17 हम लोग के टाइम से हट गया था, इंडेस 17 था पहले लीजेस के लिए, उसके बाद ये हट के क्या आ गया, 116 आ गया। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग थे, इंश्योरेंस के रेवेन्यू के लिए अलग इंडेस था, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग इंडेस था, सब मिला के क्या आ गया, इंडेस 115 आ गया। तो कोई नया अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, कोई नया ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट, ऑडिटिंग कोई नया प्रोनाउंसमेंट आया क्या, जैसे कुछ साल पहले ऐसे 720 आया था जो कि अपन ने किया। तो ये सब बातें तुम लोग को देखनी है अपना जब तुम प्लानिंग कर रहे हो। फिर देखो इंपॉर्टेंट कैसे याद होते जाएगा ऑटोमेटिकली। सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया अपन देखते हैं, ये वाला आंसर याद है, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया विच रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, याद है, हाँ क्या था, मैं ये बैच में बिल्कुल उस टाइप से पूछा ही नहीं ना डेली, एक्चुअली क्या है स्ट्रेंथ कम थी अपनी बैच की और इसलिए पूछा ही नहीं हूं मैं, बार बार डेली पूछना था, मुझे रिवाइज करवाना था, बट ठीक है अभी रिवाइज करेंगे अपन डेली। अभी क्या था आंसर, एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, याद किया हुआ है तो टेस्ट। हाँ, रिलेटेड पार्टी हाँ ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, पॉलिसीज, अकाउंटिंग ये पॉलिसीज, भी था अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई नया अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई इकोनॉमिक नई एक्टिविटी आ गई क्या, हाँ, एस्टिमेट, अकाउंटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट बैलेंस इन्वॉल्व है क्या, एस्टिमेशन का इन्वॉल्व होता है वहां पे, मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर सकता है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है क्या, एफआरएफ के अकॉर्डिंग, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है क्या, कोई बहुत ज्यादा अजीब सा ट्रांजेक्शन है क्या जो नॉर्मली अपन इसको अकाउंट फॉर ऑडिटिंग के लिए नहीं करते हैं, तो वहां पे स्पेशल एरिया देखना पड़ेगा। इसका मेमोरी ट्रिक क्या थी, बहुत ही अनयूजुअल है, सीडीएफ आता है, एबीसीडी नहीं आता, सीडीएफ आता है, याद है। सी से था कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डी से था डिग्री ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ई से इकोनॉमिक एक्टिविटी, एफ से फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन के रिस्क ऑफ फ्रॉड, जहां पे बहुत ज्यादा फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो वो एरिया में ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, तो अनयूजुअल से मैंने क्या बताया, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन की रिलेटेड पार्टी को सीडीएफ आता है, तो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया हो जाएगा, ऐसे ऑडिट एरिया विच रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, राइट। तो सिग्निफिकेंट है अगर, तो ये मेरे लिए मटेरियल भी हो गया समझो, तो मटेरियलिटी लेवल मैंने सेट की फॉर ऑडिट पर्पस, ठीक है, लिंक करते जाओ, सिग्निफिकेंट से मटेरियलिटी, मटेरियलिटी से मैंने वो सारे जगह स्पेशल अटेंशन दी, पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल एरर हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, पार्टीज तुम डायरेक्टर्स और पर्सन जो कि सब्सटेंशियल ओनर है एंटिटी के, वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया, सिग्निफिकेंट बोले तो मटेरियल, मटेरियलिटी यानी कि मेरे को अब ज्यादा अटेंशन इस एरिया पे देना पड़ेगा, स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, और तभी मुझे जाके मेरी डिग्री ऑफ रिलायंस में अचीव कर पाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। लेकिन ये जो स्पेसिफिक स्पेशल ऑडिट एरिया है ना, वहां पे मेरे को बार बार रोटेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक मेरा आर्टिकल, मेरा मैनेजर कोई एक जगह जम जाए, तो वो वहां एक बार अगर जम गया तो हो सकता है उनके साथ मैनिपुलेशन चालू कर दे, राइट। तो मुझे पर्टिकुलरली बीच बीच में रोटेट करते रहना चाहिए, ऑफ एम्फोसिस ऑन स्पेसिफिक ऑडिट एरिया ऑल्सो। और ये तो बात कर ही रहे, स्पेसिफिक ऑडिट एरिया को भी तुमको रोटेट करना पड़ेगा। मतलब इस बार मैंने मान लो आरपीटी को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट दिया है, तो आरपीटी के अलावा मुझे नेक्स्ट ऑडिट टाइम पे हो सकता है क्वार्टरली ऑडिट हो रही है, इंटरनल ऑडिट, तो नेक्स्ट ऑडिट में मुझे आरपीटी के अलावा नॉर्मल अनयूजुअल नेचर के ट्रांजेक्शन जो है उसको ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए, अगले टाइम पे अलग ऑडिट एरिया को ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए। तो जिस एरिया को तुम एम्फेसिस कर रहे हो उसका भी रोटेशन करो, क्या उसका भी रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब मेरे को अपने ऑडिट प्लान जब मैं बना रहा हूँ तब मुझे ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर के वर्क का कितना यूज करना है, कितना मेरे को उसके ऊपर रिलाय करना है, एक्सपर्ट के ऊपर कितना रिलाय करना है, सारे स्टैंडर्ड की बातें आते जाएगी। देखो ये हो गया 610, एक्सपर्ट की भी बात आ जाएगी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर क्या हो गया तुम्हारा 600,
और एक क्या हो गया, जॉइंट ऑडिटर हो गया बोले तो 299। 620 भी डाल ही सकते हो तुम, एक्सपर्ट को कितना इन्वॉल्व करने वाले हो, ये सब तुम्हारे ऑडिट प्लानिंग कर रहे हो जब तुम सारी बातें ये सब काम आएगी। होप 8-10 पॉइंट तो याद रहेंगे, सिंपल है। एक तो स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टेट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट्यूटरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, और लीगल एंड स्टेट्यूटरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। और क्या पॉइंट्स थे, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया तुमने आइडेंटिफाई करने का, सिग्निफिकेंट से क्या याद आएगा मुझे, सिग्निफिकेंट से क्या याद आएगा, मटेरियलिटी, मटेरियल कौन से ज्यादा एरिया ऐसे मटेरियलिटी वाले, मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन करना। मटेरियलिटी से मुझे क्या याद आना चाहिए, स्पेशल अटेंशन देना वो एरिया में, स्पेशल अटेंशन देना मुझे वो एरिया में, हो सकता है डायरेक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, आरपीटी इन्वॉल्व हो, और उसके कारण मेरा डिग्री ऑफ रिलायंस बदल सकता है। इसलिए मुझे वो जो स्पेसिफिक ऑडिट एरिया स्पेशल अटेंशन वाले उनका भी रोटेशन करते रहना चाहिए। और फिर 600 610 620 क्या, 600 610 620, सिंपल। डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान है, प्लान प्लान और स्ट्रेटेजी अलग, ये फोकस करते चलो, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेटेजी वाला तो क्वेश्चन आया हुआ है, प्लान वाला हो सकता है आ जाए, एसएम का ऑलरेडी है, ये टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, डेवलपमेंट ऑफ। अब नेक्स्ट देखो, ऑडिट प्रोग्राम में आ जाओ। ऑडिट प्रोग्राम तो तुम लोगों ने बनाया होगा, फॉलो किया होगा, ऑडिट करने जाते हो तो कैसा रहता है तुम लोग का ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मेट। हाँ, कहाँ का ऑडिट करने जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। नॉर्मली लेकिन ऐसा रहेगा ही ना कि तुम्हारे ऑडिट आइटम्स क्या क्या है, तो ऑडिट आइटम्स में रेवेन्यू के लिए, फिर रेवेन्यू के अंदर फर्दर बाइफर्केशन रहेगा, इस एरिया को रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उसका नाम रहेगा, कौन कौन देख रहा है इसका, फिर उसकी डेट रहेगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, फाइनल डेट ऑफ कंप्लीशन, उसका साइन रहेगा, राइट, ताकि वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो पाए। तो ये जो पूरा ऑडिट प्रोग्राम बनता है, फॉर्मुलेट करना एक ऑडिट प्रोग्राम, तो क्या क्या मैटर तुम यहाँ पे कंसिडर करते हो जनरली, तो यहाँ पे तुम्हारे नेचर ऑफ बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड, किस बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये सर्विस इंडस्ट्री है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्या ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री है। तो भाई अगर मान लो सर्विस इंडस्ट्री है, तो क्या तुम उनकी फैक्ट्री में जा पाओगे क्या, सर्विस इंडस्ट्री है, तुमको उनसे बात करनी है ना, ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तुम, तो मैनेजमेंट से ऑडिट प्रोग्राम बनाने के पहले बात करोगे, तो तुमको उनसे विजिट करना है, क्लाइंट विजिट करते हो, ऑफिस जाते हो विजिट करने, तो सर्विस इंडस्ट्री तो कहाँ जाओगे, ऑफिस जाओगे। वही अगर मान लो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, फैक्ट्री इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, तो कहाँ जाओगे, फैक्ट्री जाओगे, फैक्ट्री विजिट करोगे, फैक्ट्री विजिट करोगे, ऑफिस जाके क्या करोगे, फैक्ट्री में भी तो देखोगे कैसा प्रोसेस है, कब कब क्या क्या होता है, प्लानिंग अकॉर्डिंगली करोगे, प्रोग्राम अकॉर्डिंगली बनाओगे। तो वही देखो, वही बात बोली पहले पॉइंट में, पहले पॉइंट के अंदर देखो फटाफट, राइट। फिर दूसरा, ओवरऑल प्लान करोगे तुम सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच रखो, डिसिप्लिन अप्रोच, कि भैया इस दिन ये करनी वो करने, ऑडिट प्रोग्राम बनेगा अकॉर्डिंगली, राइट। ओवरऑल एक प्लान ढांचा तो बने कि इतने दिन तक ये कंप्लीट करना है, इतने दिन तक कंप्लीट ये करना है, फाइनली ऑडिटर और ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ये सबमिट हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, देन फाइनलाइज इतने दिन तक हो जाना चाहिए, एक ओवरऑल ढांचा बन जाएगा, सिस्टमेटिक अप्रोच लगाना, डिसिप्लिन अप्रोच, ठीक है, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली अध्ययन करना है इसको, डिसिप्लिन इसलिए बोल। फिर इसमें पर्टिकुलरली तुम इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग प्रोसीजर तो देखोगे ही ना, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स आर चेक्ड कंटिन्यूअसली, ऑल्सो अनर्थन्स एरर तुमको कहीं भी मिलता है, स्टडी करने काम आएगा, तुमको इवेल्युएट करने काम आएगा तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स को। तो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कभी भी बोलूँ, प्लानिंग वगैरह कर रहे हो या कोई भी ऑडिट प्रोसीजर चेकिंग वेरिफिकेशन, तो ये तो आता ही है, आईसीएस तो तुम देखोगे वो चीज का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। और अकाउंटिंग अगर से रिलेटेड है तो अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह सही सही लगी है कि नहीं, क्या एएस का प्रॉपर कंप्लायंस हुआ है कि कुछ गलत कर दिया है, एंटिटी ने अकाउंटिंग कुछ गलत तो नहीं कर दी। तो एक ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो तुमको प्रॉपर्ली ये चीज भी देखनी है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सही है ना, जो अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम है वो सही है ना, अकाउंटिंग प्रोसीजर सिस्टम है वो सही है ना। फिर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मैनेजमेंट, प्रॉपर्ली इसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करोगे अपना ऑडिट प्रोग्राम की मैनेजमेंट है, उसकी हायरार्की देखोगे, किसको अथॉरिटी है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ठीक है, तो ये सब बातें तुमको अकॉर्डिंगली दिमाग में रखनी है जब तुम एक ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्मुलेट कर रहे हो। एक ऑडिट प्रोग्राम को जब तुम फॉर्मुलेट कर रहे हो तो तुमको देखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस का नेचर क्या है, राइट। फिर ओवरऑल प्लानिंग कैसी है मेरी, कितने दिन में कितना टाइम पे क्या क्या खत्म करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है इसका, अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो करती है, साइज कितना बड़ा है एंटिटी का, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हायरार्की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, देन इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस, ऑडिटर शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज क्लाइंट, इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स द क्लाइंट्स हिस्ट्री, प्रमोटर कौन है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंटिटी का, स्ट्रेटेजी, विजन मिशन स्टेटमेंट देख सकते हो यहाँ पे, विजन और मिशन स्टेटमेंट एंटिटी का, स्ट्रेटेजी क्या है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है एंटिटी की, प्लानिंग क्या है, प्रमोटर्स कौन कौन है, उन्होंने और पहले क्या क्या बिजनेस प्रमोट करके रखे हैं, उनका क्या पास्ट हिस्ट्री फेलियर कैसा है, अकॉर्डिंगली तुमको आइडिया मिलेगी इससे ये सबसे। एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज भी डिटरमाइन करोगे पास्ट सेवरल ईयर्स की। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ फॉर्मुलेटिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसमें तुम ये सारे मैटर कंसीडर करोगे, इंपॉर्टेंट मैटर्स टू बी कंसीडर्ड with regard to objectives to be achieved so as to determine the overall audit program और फॉर्मुलेट करना प्रोग्राम को। देन एक ऑडिट प्रोग्राम तुम लोग ड्रॉ करोगे तो जनरली ये 3 स्टेज में ड्रॉ होता है, 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। 3 स्टेजेस अगर तुमको पूछता है तो स्टेजेस, या फिर हाउ विल यू ड्रॉ अप द ऑडिट प्रोग्राम। तो जो फर्स्ट टाइम के लिए उसके लिए 3 स्टेजेस में होगा। देखो सबसे पहले अगर है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा पहली बार है audit, पहली बार मतलब कौन सा, ऐसे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ना, बोलो भाई, ऐसे 510 वाला, जब तुम ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे 510 के अंदर या तो ऑडिटी जो है ऑडिटी उसको ऑडिट पहली बार एप्लीकेबल हो रहा है, या तो फिर जो फर्म है फर्म वो पहली बार ऑडिट कर रही है ऑडिटी का। तो ऑडिट केस में, उस केस में ऑडिट प्रोग्राम जो है वो 3 स्टेज में डेवलप होते हैं। पहली पहली बार है तो पहला पहला बार है। टू बिगिन विथ ब्रॉड आउटलाइन एक बनाना पड़ेगा, और मैंने बताया कभी भी कुछ भी करोगे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग प्रोसीजर ये तो रिव्यू करोगे ही करोगे। कोई डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में समझ में आती है तो तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या मेरी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की प्लानिंग होने वाली है। तो तुम जब भी देखोगे तो एक ब्रॉड आउटलाइन बनाओगे, इंटरनल अकाउंटिंग प्रोसीजर देखोगे कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, एंड लास्टली प्रॉपर चेक करने के बाद स्पेशल प्रोसीजर, जैसे कि ये पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम है, तो स्पेशल प्रोसीजर अपन क्या क्या लगाते हैं 510 में, टैली करना, क्लोजिंग ओपनिंग, ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं करेक्टली, पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी इस बार भी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसी, याद है ना, ये स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाना। आफ्टर डिटेल चेकिंग प्रोसीजर इज ओवर, एक्सटेंड टू विच द स्पेशल पर्पस, सॉरी स्पेशल प्रोसीजर्स फर्स्ट टाइम ओपनिंग बैलेंस पे जो लगती है, क्या वो रिक्वायर्ड है क्या टू बी अप्लाइड, शुड बी डिटरमाइंड। एंड सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट मतलब कि बार बार वाली ऑडिट, नॉट एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, नॉट एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या क्या देखोगे, पुराना मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या पुराने से और इस बार में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और अगेन मैंने क्या बताया इंटरनल कंट्रोल तो इवेल्युएट करना ही करना है करंट ईयर को भी। तो सब्सिक्वेंट वाले में क्या क्या देखोगे, पुराना मेरा क्या है पास्ट एक्सपीरियंस है, पुराना जो एक्सपीरियंस है उससे इंपॉर्टेंट इस बार क्या क्या चेंजेस आए हैं, एंड देन द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये क्या हो गया मेरा ड्राइंग अप एन ऑडिट प्रोग्राम। तो तुमको अगर बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम ड्रॉ करने के लिए, और अगर फर्स्ट टाइम वाला है, फर्स्ट टाइम वाले है तो तुम लोग ये चीजें 3 ध्यान रखोगे, और सब्सिक्वेंट वाला है तो ये 3 चीजें याद रखोगे कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए इस बार पिछले बार के मुताबिक या पिछले बार के कंपैरिजन में, और तीसरी बात होगी तुम्हारी इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेड फॉर दैट पर्टिकुलर करंट ईयर। अब ये वाला क्वेश्चन इस बार आया है नवंबर 2022 में, देखो क्वेश्चन क्या था। हाँ क्वेश्चन तो अभी नवंबर 22 में है ना, तो वो कहां से है। क्वेश्चन सिंपल है, आखिरी में बस उसने क्या पूछ दिया, डिस्कस करो सर्कमस्टेंसेस वेयर द ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू बी सुटेबली अल्टर्ड। अगेन जो चीज मैं बोलता हूं ना तुम लोग को, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलता हूं, आंसर से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लाइन। तो देखो क्वेश्चन की लाइन क्या है, फ्यू सर्कमस्टेंसेस वेयर इन द ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू बी सुटेबली अल्टर्ड। क्या कोई भी अल्टर हुआ है क्या यहाँ पे लाइन वाइज,
क्वेश्चन में आते आते पूरी एग्जैक्ट लाइन है। तो इसलिए आंसर के पहले की जो ऊपर की लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पर्टिकुलरली जब तुम लोग रिवाइज करो ये बात भूलना मत, इसलिए मैं बार बार रिकॉल कराता हूँ तुम लोग को। आंसर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है आंसर। तो ठीक है, एक आधा पॉइंट नहीं भी याद आया तो थोड़ा बहुत अपने मन का कर लोगे, बट इसके बदले कोई आंसर ही याद ही नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन ही नहीं आ रही है अल्टर्ड सुटेबली अल्टर्ड, और ये याद है तुम लोग को, तो क्या मतलब। ठीक है, तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां पे तुम्हारे ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू बी सुटेबली अल्टर्ड, सेम टू सेम एज इट इज, पूरी चीजें महाभारत रामायण गाथा गाएगा और आखिरी में वही पूछेगा जो क्वेश्चन की लाइन है। तो देखो क्या बोला है आंसर में, तुम लोग खुद सोचो कब अल्टर करोगे ऑडिट प्रोग्राम। अभी अपन ने देखा था ऑडिट प्लानिंग अपन ने किया था, तो उसको भी अपन ने अल्टर किया था, चेंजेस इन ऑडिट प्लानिंग, याद है कब किया था। बस जब अपन को बाद में फर्दर ऑडिट एविडेंस लेते टाइम, ऑडिट प्रोसीजर जब परफॉर्म कर रहे थे बाद में, तब अपन को कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंसेस मिले थे जो कि हमारे पुराने असेस रॉमम को, पुराने असेस मटेरियलिटी लेवल को बोलते हैं कि नहीं कुछ और होना चाहिए था। राइट, तो हो सकता है तुमने सोचा था वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर होगा 2000 करोड़, लेकिन वॉल्यूम कर रहा है 5000 करोड़। राइट, तो सबसे पहले मान लो तुमने टर्नओवर तुमने जो सोचा था, वॉल्यूम और अमाउंट दोनों ही बदल गए। मान लो वॉल्यूम तुमने जो सोचा था उससे बहुत अलग वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर निकल रहा है। अब वॉल्यूम अगर अलग हो गया तो तुमने जो सैम्पलिंग का सोचा था जितना अमाउंट, क्या जो तुमने सैम्पलिंग का सोचा था क्या वो चेंज हो जाएगा। भाई 2000 आइटम के लिए मैं 20 चीजें करता हूँ, अब 4000 आइटम है उसमें भी क्या 20 ही चीजें करूंगा क्या। अगर 2000 आइटम है तो मैं उसमें 20 चीजें डिटेल में चेक कर रहा हूँ, जो 4 तो उसमें हो सकता है 30-35 करूँ। राइट, तो वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर बदल गया, सब्सिक्वेंटली वॉल्यूम हैव बीन सब्सटेंशियली इंक्रीज। तो ये सब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस के एग्जांपल है, नॉट एग्जॉस्टिव बट इंक्लूसिव, बट इनके ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है और ये 4 नंबर के लिए आया है। सी वाला जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर के लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, तो ये 4 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए मतलब ये 4 पॉइंट लिखोगे तो तुमको 4 के 4 मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट, कोई डाउट नहीं है उस पर। ज्यादा से ज्यादा 3.5, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। तो अगर ऑल्दो तुम अपने बोलोगे कि सर ये तो अपने मन से भी मैं सोच सकती हूँ, क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए जहाँ पे मेरे को ऑडिट प्रोग्राम अल्टर करने, बट स्पेसिफिकली सिलेबस वाइज चलते जाओ, टॉपिक वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे तुम और सोचो, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर अपन ने जो सोचा था वो बदल गया, और अपन ने चेंजेस इन ऑडिट प्लानिंग के बारे में क्या क्या सोचा था, कब कब प्लानिंग करनी बदल बदल सकती है। तो अपन को यहाँ पे अब अपना ऑडिट प्रोग्राम भी हो सकता है कई बार सुटेबली अल्टर करना पड़ जाए, जैसे कि और क्या सोचा था, ऑडिट एविडेंस अपन को अलग कुछ मिल गए बाद में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम, ऐसे एविडेंस मिल गए जिससे कि हमने जो रोमम सोचा था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमको लगा था इफेक्टिव है, लेकिन बाद में पता चला उतने ज्यादा इफेक्टिव। राइट, तो देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, डिस्कवर्ड दैट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर वर नॉट एज इफेक्टिव एज अज्यूम्ड। हमको लगा था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर इफेक्टिव, हमने क्या की थी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया था और अकॉर्डिंगली हमने क्या डिटरमाइन किया था फिर ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर किया था ना डिटरमाइन, एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने सोचा था कि इफेक्टिव है, लेकिन एक्चुअल में वो इफेक्टिव है ही नहीं, इफेक्टिव ही नहीं है। वैसे ही तुमको मान लो रिस्क और ज्यादा बढ़ गया, अलग से रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ गया, अमाउंट ऑफ बुक डेट्स जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी बढ़ चुके हैं अचानक से, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है बढ़ चुका है वो, वैल्यू ऑफ स्टॉक अचानक से बढ़ गया, तो तुम्हारा ये स्टॉक बढ़ गया, डेटर बढ़ गया, मतलब क्या हो गया रिस्क, रिस्क बढ़ गया बोल सकता हूँ मैं, बुक डेट्स बढ़ गए, डेटर बढ़ गए, स्टॉक बढ़ गया अचानक से। या फिर मेरे ये हो गया फ्रॉड के, कोई अचानक से फ्रॉड सस्पेक्ट कर रहे हो तुम, एसेट्स ऑफ द कंपनी अचानक से मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हो, एसेट्स ऑफ द कंपनी हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। क्लियर, तो ये 4 पॉइंट थे सिंपल सा। इस बार आ भी गया क्वेश्चन। अब चैप्टर 3 का क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा पेपर में, चैप्टर 2 से आया तो मोस्टली ऐसा होता है जनरली ट्रेंड। अब हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, बोल सकते चैप्टर 2 से कई बार हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए एक ही टाइम में, जैसे इस बार चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन आ गए, हर बार एक आता है हर बार। राइट, तो गिवन बिलो आर अ फ्यू सर्कमस्टेंसेस वेयर इन द ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव टू बी सुटेबली अल्टर्ड। तो टर्नओवर देखोगे, टर्नओवर वॉल्यूम क्या बदल गया क्या अचानक से, सोचा था इफेक्टिव लेकिन इफेक्टिव नहीं निकला। अब कोई फ्रॉड वॉड नहीं होगा, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है एसेट तो घपली होते जा रहे, कौन भस्का रहा है समझ नहीं आ रहा है। और स्टॉक डेटर अचानक से बढ़ गए,
देखो टर्नओवर बढ़ेगा तो स्टॉक डेटर भी बढ़ जाएंगे ना, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर अगर बढ़ गया मान लो तो ऑटोमेटिकली डेटर बढ़ गया, स्टॉक भी बढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट लिंक कर सकते हो। और एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेरा अच्छा नहीं इसलिए एसेट मिसअप्रोप्रिएट हो गया। तो ये 4 पॉइंट ऐसे याद रख सकते हो, नोट करते जाओ बाजू में जिधर जगह है, जैसे भी कहे आजू बाजू ऊपर नीचे करते जाओ, बाद में भूल जाओगे। ये कोई आइडिया वगैरह आती है तो नोट कर लिया करो तुरंत, इसको क्या हो बाद में अल्टीमेटली फटाफट रिकॉल होगा। भाई वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर और जो उसको लिंक कर सकते हो, मेरा टर्नओवर की वॉल्यूम बढ़ गई इसलिए बुक डेट की अमाउंट भी इंक्रीज हो गया। सिमिलरली मेरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर नॉट दैट इफेक्टिव देयरफॉर मेरे एसेट मिस अप्रोप्रिएट हो गए। चारों पॉइंट याद हो गए। क्लियर है क्या अभी तक? कोई डाउट? देखो बाद में बहुत मन करते चैप्टर 2 छोड़ने का, बट है सिंपल एकदम। एक बार किया हुआ रहे तो 4 नंबर सेफ है एकदम अपने पास। सिंपल है अगर चैप्टर देखोगे तो, ऑलरेडी अपना 300 किया हुआ ही है। अब ये ऑडिट एग्जीक्यूशन भी देखोगे तो सिंपल है। क्या करना है देखो, इसमें एग्जीक्यूशन प्लानिंग करनी है। एग्जीक्यूशन प्लानिंग के लिए मैं क्या करूंगा अगेन बताओ, ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा। कितना डिटेल में मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरा क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कितना डिप्लॉय करना है, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी क्वालिटी दोनों देखना है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये मैं पूरा प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग के बाद मैं क्या करता हूँ, ये देखो रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम लोग जैसे क्या करते थे एल में, जैसे अगर मैं बता दूं, एक आरएसीएम बनता है हर एंटिटी में, लिस्टेड एंटिटी सबका एक रिस्क असेसमेंट कंट्रोल मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हो, डिटेल में एक टेबुलर फॉर्मेट में सारी चीजों का एक मैट्रिक्स बन गया है। तो इसमें क्या रहता है, एक प्रोसीजर हो गई तुम्हारी, प्रोसीजर जैसे मैंने तुम लोग को बार बार कई बार बताया, P2P प्रोसीजर, P2P हो गया, ओटीसी हो गया, ओटीसी के बाद आईटीजीसी हो गया। आईटीजीसी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, आईटी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जनरल कंट्रोल। फिर डीटी रिलेटेड प्रोसीजर हो गया, आईडीटी रिलेटेड हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एचआर के हो गए प्रोसीजर्स। हर एक प्रोसेस हो गए, प्रोसेस, ये एक प्रोसेस हो गया विद इन द एंटिटी, ये एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है। हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है वो फर्दर डिटरमाइन किया जाता है। फिर हर एक प्रोसीजर के लिए कि भैया पीआर बनेगा, पीआर के बाद पीओ, समझ रहे हो, पीओ, फिर वेंडर, कितने 3 वेंडर होने चाहिए, पीओ वगैरह ये सब, इनवॉइसिंग, 3 वे मैचिंग, सब चीज ए टू जेड, ये सब एक एक के लिए बहुत सारे क्या बनेंगे, कंट्रोल्स। ये होते हैं कंट्रोल्स तुम्हारे। और ये कंट्रोल्स जो है ना, इसकी समझ में आती है कि क्या फ्रीक्वेंसी है। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल, हो सकते हैं कुछ कंट्रोल साल में एक ही बार परफॉर्म हो सकता है जैसे पीआर बनने वाला, पीआर वाला बनने वाला कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब जब पीआर बनेगा, मंथली जब जब पीआर बनेगा, तो फ्रीक्वेंसी हो सकती है अलग अलग हो। फ्रीक्वेंसी उसकी कंट्रोल की क्या है, उसकी अथॉरिटी किसके पास है, कौन साइन करेगा उसका, कौन चेक करेगा, देन उसकी चेकिंग कौन करने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको चेक करने के लिए। ये पूरा एक रैकम बनता है, रैकम, रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन। तो तुम प्लानिंग करोगे, देन अकॉर्डिंगली इंटरनल कंट्रोल के इवेल्युएट करोगे, और उससे तुमको समझ में आएगा कि कितना रोमम है, सेम जो अपन नॉर्मल ऑडिट करते हैं वही बात कर रहे हैं। फिर तुम ये जो कंट्रोल्स है, ये कंट्रोल्स में मैंने क्या बताया, ये जो अथॉरिटी है, ये जो अथॉरिटी है, यही अथॉरिटी ने ऑथराइज किया कि नहीं किया, कि किसी और ने ऑथराइज कर दिया ट्रांजेक्शन। पीआर बनाने के लिए ऑथराइजेशन किसका था, चेक्स जो लगे, चेक्स वो सारे के सारे कंप्लाई हुए कि नहीं हुए। तो इसकी क्या होती है, मैंने बताया टेस्टिंग होती है, कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपन मंगवाएंगे, एक प्रकार से मिनी ऑडिट समझ लो, मिनी ऑडिट, छोटी ऑडिट समझ लो। अपन ये सब डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे और चेक करेंगे कि साइन किसकी है, साइन इसकी होनी चाहिए ना, किसी और ने तो ऑथराइज नहीं किया ना। तीन कोटेशन मंगवाने थे तो 3 मंगवाए ना, कि 2 ही मंगवाए। 3 में से लोएस्ट पॉसिबल कोटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए था तो लोएस्ट किया ना, अगर हाईएस्ट किया तो उसका रीजन है ना, रीजन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। सब चीजें टेस्टिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और ये जो टेस्टिंग है, इसमें टेस्टिंग में 2 पॉसिबल हो सकते हैं, हो सकता है या तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव, या तो हो सकता है रिजल्ट होगा नेगेटिव। या तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव मतलब कंट्रोल्स पास होंगे, या तो पास होंगे, या तो क्या होंगे, कंट्रोल्स फेल होंगे। तो अकॉर्डिंगली ये जो कंट्रोल पास होंगे या फेल होंगे उसकी अपन को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो यही बातें वापस से यहाँ पे उसने बोली कि कंटेन अ डिटेल्ड रिस्क एंड कंट्रोल असेसमेंट, लिस्ट द रिस्क, लिस्ट लिस्ट करना कि कहाँ कहाँ क्या रिस्क है। अब ये जो रिस्क है ना, ये जो प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है मैं बता दूं, जैसे कंट्रोल मैट्रिक्स में बता रहा था, तो मैंने क्या बताया सबसे पहले, जैसे मान लो P2P है, तो P2P से रिलेटेड जितनी प्रोसेस है, पीआर हो गया, अब पीआर से रिलेटेड ये प्रोसेस हो गया, अब ये प्रोसेस में कितने रिस्क है, कहाँ कहाँ क्या घपला हो सकता है, ये बताते हैं सबसे पहले। फिर रिस्क हाई लेवल है, मीडियम लेवल का है कि लो लेवल का है, वो बताया जाता है। और फिर वो रिस्क से रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स
कि इसकी ऑथराइजेशन इससे होगी, एक बार वापस से रिव्यू होगा, रिव्यू करना वापस से। जैसे आईडीटी में अगर मान लो अगर ये आईडीटी का प्रोसेस है तो जीएसटीआर 1 से रिलेटेड जीएसटीआर 1 से रिलेटेड मान लो एक प्रोसेस हो गया। अब ये प्रोसेस में कहाँ कहाँ क्या क्या घपला हो सकता है, क्या क्या गलतियां हो सकती है। अब ये गलतियों से हाई लेवल है, मॉडरेट लेवल है, क्या गलती किस लेवल की है, और इसको बचाने के लिए क्या क्या होगा, हम ये ऑलरेडी प्रिवेंटिव चेकअप लगा देंगे कि ये ना करे तो आगे ना बढ़ेगा। और प्रिवेंटिव होने के बाद भी एक बार रिव्यू करवाएंगे, बाद में रिव्यू करवाना। मैंने बताया था मेकर चेकर मेक जो करेगा वो चेक नहीं करेगा, जो चेक करेगा वो मेक नहीं करेगा। एसओडी, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस राइट देना, ये सारे मेरे कंट्रोल होंगे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्या, कंडक्ट अ डिटेल रिस्क एंड कंट्रोल असेसमेंट, लिस्ट द रिस्क, लिस्ट करो कौन कौन से रिस्क है तुम्हारे इस प्रोसेस में, उसको रिव्यू करना, सेगमेंट वाइज कैप्चर करना, सारे रिस्क को कैप्चर करना पड़ता है, कोई भी रिस्क छूटना नहीं चाहिए। और सारे रिस्क के लिए अकॉर्डिंगली फिर क्या होता है तुम्हारा, हर रिस्क के लिए मिटिगेट करने के लिए सारे रिस्क के लिए कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स टू मिटिगेट दोस रिस्क। देन टेस्ट करना ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दीज कंट्रोल्स। एंड लास्टली रिपोर्टिंग करना 700 के अकॉर्डिंग कि कितने ऑडिट रिपोर्ट में अपने बता देगा वो। रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज द बेसिस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर, ये 4 पॉइंट समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी ये वाला आया हुआ है, फेजेस इन ऑडिट एग्जीक्यूशन फेज। ऑडिट एग्जीक्यूशन के की फेजेस इन ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज, 4 स्टेज है। क्या, एग्जीक्यूशन प्लानिंग, रैकम बनाना, रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स वगैरह, टेस्ट करना फिर वो कंट्रोल्स को, एंड लास्टली रिपोर्टिंग। जैसे सब हो उसके अकॉर्डिंगली तुमको नीचे के अंदर के पॉइंट्स भी याद रिटेन हो जाएंगे इजीली। समझ लो एक बार अच्छे से बस, और क्वेश्चन मार्क कर लेना। क्वेश्चन क्या है, की फेजेस इन द ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज। राइट, key phases in the audit execution stage are execution planning, risk and control evaluation, testing and lastly reporting as per SA 700। अब देखो कुछ और क्वेश्चन है जो हो सकते हैं, कंपाइलर में आ जाओ, कंपाइलर में मिलेंगे तुमको, मैंने अब इसमें इंक्लूड कर दिया है, इसको भी अपन कवर कर ही लेते सारे क्वेश्चंस को। तो तुम्हारा चैप्टर 2 कंपाइलर विद क्वेश्चंस पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन में आ जाओ, ये ना अलग से ऐसे में दिया हुआ है कि तुम क्या फैक्टर्स कंसीडर करोगे जब तुम ऑडिट कर रहे हो इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी। ऑनलाइन शॉपिंग मतलब जहां पे ऑनलाइन ऑटोमेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व है, समझ रहे हो, ऑनलाइन ऑटोमेटेड प्रोसेस। तो एक बार इसका आंसर पढ़ो और मुझे बताओ कौन सा आंसर याद आ रहा है तुम लोग को, फटाक से एक बार अपन को बताओ। ये ऑलरेडी अपन ने ऐसे 2 आंसर किए हुए, ऐसे 2 आंसर अपन ने ऑलरेडी किए हुए। क्वेश्चन समझ लो एक बार, क्वेश्चन ध्यान से करो और फिर आंसर पढ़ के मुझे बताओ ये आंसर अपन ने ऑलरेडी कहाँ पढ़ा हुआ है। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में, हाँ हाँ, आंसर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऐसे टाइप की बातें। एक वो वाला पॉइंट याद आ रहा होगा, मैंने बताया था जिसका एग्जांपल डेप्रिसिएशन, किसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम तुम्हारा कैप्चर कर पाता है कि नहीं इवेंट्स और कंडीशन, जो कि ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन इवेंट है। डेप्रिसिएशन एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है क्या, लेकिन लेकिन तुम्हारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर कर पाता है कि नहीं, विच इज स्टेटमेंट। सिमिलरली क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन वगैरह करने के लिए, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन द एंटिटीज ऑपरेशन, प्रोसीजर विद इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या मैनुअल है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तुम। ये आंसर याद आ रहा है कि नहीं, एक बार देखो फटाफट। लास्ट वाला जो पॉइंट था कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री से रिलेटेड मैंने एक कंट्रोल बताया था तुमको, पार्क एंड पोस्ट। पार्क एंड पोस्ट वाला कंट्रोल याद है, पार्क पोस्ट, पार्किंग हो जाएगी। अगर मान लो 10,000 के अपन ने लिमिट सेट कर दिया, 10,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन एक जगह पार्क होगा, उसकी पोस्टिंग नहीं हो पाएगी अनलेस अ सीनियर अथॉरिटी अप्रूव करता है। तो कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री, कोई अजीब सी जर्नल एंट्री अलग सी। तो ये सारे पॉइंट कहाँ देखे थे बताओ।
हाँ रिया, रिव्यू करते तब मतलब? जैसे कि जब ऑडिटर किसी कारण साइन नहीं होता है बट ऑडिट हो जाए रहता है। ऑडिट किसी कारण साइन नहीं हुआ चुका है लेकिन ऑडिट हो चुका है, अच्छा। तो तुम्हारा रिव्यू के बिना तुमने वो ऑडिट रिपोर्ट कर दिया, वो वाला क्वेश्चन बोल रहे हो तुम? हाँ। नहीं, उसमें अलग था। रिव्यू करने वाला क्वेश्चन है, वो अलग आंसर है उसके। उसमें तो कंक्लूजन रीच प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हुआ है कि नहीं, तुम्हारा जो वर्क परफॉर्म किया है और जो तुमने कंक्लूजन रीच किया वो मैच हो रहा है कि टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारे पॉइंट थे। वो तो रिव्यू तुमको करना है ये सारी बातें ना, कि तुमने जो कंक्लूजन किया वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है ना, कंक्लूजन रीच आर अप्रोप्रिएट है कि के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें रिव्यू करनी थी उसमें। ये तो भाई तुमको याद नहीं आ रहा क्या? ऐसे 315 में किया हुआ है अपन ने, चैप्टर 3 में भी किया हुआ है। 5 कंपोनेंट क्या थे इंटरनल कंट्रोल के? 5 कंपोनेंट: रिस्क असेसमेंट सिस्टम, हाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खुद ही है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कंपोनेंट इंटरनल कंट्रोल होगा। 5 कंपोनेंट क्या आते हैं? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल एक्टिविटीज, एक और कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट, और एक और लास्ट क्या था? आईटी। हाँ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। सिस्टम। तो यही तो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, तुम्हारा आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड। यही देखो जाके ट्रांजेक्शन देखो चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला अपना क्वेश्चन था, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर जो अपन ने पढ़ा है 2 क्वेश्चन, उसके अंदर देखो जाके, रिव्यू करो, सेम मोटा मोटी 4 के 4 पॉइंट सेम मिलेंगे तुमको 5 में से। जाओ जल्दी जाके देखो, ये सब लिंक करते जाओ तभी जाके बैठेगा सब्जेक्ट। लिंक करते जाओ। ये भाई ऑनलाइन शॉपिंग वाला स्पेसिफिक फैक्टर है, तो ऑनलाइन शॉपिंग वाला समझ में आना चाहिए कि पहली बात तो क्वेश्चन ऑनलाइन शॉपिंग से अगर पूछ रहा है, ऑनलाइन रिलेटेड ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड पूछ रहा है, तो ये सारे अपन को लिखने पड़ेंगे पॉइंट्स। दूसरी बात, लिंक करते चलो ये वाला, फिर वहां पे भी सेम आंसर था, मोटा माटी सेम है। फिर उसके जैसा एक और आंसर है, क्वेश्चन मैंने बताया था सेम है मोटा माटी, एक में बस प्रोसीजर है और एक में मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स है। देखोगे तो एक में मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स पूछा है इन्फॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, और एक में प्रोसीजर्स पूछा है। दिख रहा है? हाँ कि ना? कहाँ नहीं दिख रहा है? ये देखो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में एक दिया ना, इट एनकम्पासेस, एक मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स है, इसका एक है, और एक क्या है? प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में देखो, कैप्चर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इवेंट्स और कंडीशन अदर देन ट्रांजैक्शन सच एज डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ट्रांसफर करना इन्फॉर्मेशन, इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस रिपोर्ट द एंटिटी ट्रांजैक्शन। फिर इसी में तुमको ये सारे पॉइंट भी मिलेंगे। कुल मिला के थोड़ा बहुत लिंक करो, ताकि ये भी याद रहेगा, पुराना भी याद रहेगा, नया भी याद होते जाएगा। लिंक करने से ही बैठे सब्जेक्ट पूरा, कि चीजें सेम सेम पॉइंट और कहा किए थे अपन ने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर तुम ही लोग को देना है। कर लो पहले जो नोटिंग करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 बार आया हुआ है, आरटीपी में 18 में भी है, नवंबर 19 का भी है, प्लस एसएम का टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन भी है ये। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोलते हैं क्वेश्चन में? एक मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स है, अगेन दृश्यम 2 देख के आयो ना अभी अभी, तो उसने खोला था अपना एक मूवी थिएटर, देखे थे? अभी बड़ा बन गया था, बड़ा आदमी बन गया था वो, जमीन सामने की जमीन बेच के मूवी थिएटर खोल लिया था उसने खुद का। तो बढ़िया थिएटर खोला है, अलॉन्ग विद द सेल ऑफ टिकट। और कौन कौन सी सेल होती है थिएटर अगर देखते हो तुम तो? सेल ऑफ टिकट्स के अलावा देखोगे तो काउंटर में जो सेल होगी टिकट्स और ऑनलाइन बुकिंग होगी वो तो होगी होगी, उसके अलावा कैफे से इनकम आ सकती है, उसका सामने आजू बाजू कैफे हो सकते हैं, शॉप्स हो सकती है, राइट, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न जो भी रिलेटेड शॉप्स, पब्स हो सकते हैं आजू बाजू। ये सब कॉम्प्लेक्स में उसी के है, पूरा एक बिल्डिंग है मान लो, उसमें थिएटर है, शॉप्स है, कैफे है, पब है, सब है। ये सब से इनकम आ रही है। ये सब क्या है? उसकी अदर इनकम है, इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट भी उसको। कैसे आएगी एडवर्टीजमेंट इनकम? देखो तुम लोग, जब अपन जाते हैं एंटर करते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तब भी अपन को दिखती कौन कौन सी मूवी के पोस्टर,
पोस्टर दिखते हैं, बाहर भी दिखते हैं पोस्टर्स मूवी के, तो मूवी के पोस्टर्स वो लोग लगाते हैं, तो मूवी वाले जो बनाए मूवी वाले देंगे ना अपने को पैसा। तो एडवर्टीजमेंट एग्जिबिटेड विद इन एंड आउटसाइड द प्रीमाइसेस सच एज होर्डिंग, बैनर, स्लाइड्स, शॉर्ट फिल्म्स, ये सबके तुमको एडवर्टीजमेंट के पैसे मिल रहे हैं। फैसिलिटी फॉर पार्किंग फैसिलिटी भी है, पार्किंग के पैसे भी तुम पेल पेल के वसूलते हो, मतलब कहीं से कोई चीज छोड़ नहीं रहे हो। Loud appointed your firm as the auditor of the entity, being the head of the audit team, you are therefore required to draw an audit program। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तुमको इनिशियली इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू के आइटम क्या क्या है, तो रेवेन्यू के आइटम तो तुमको ये मोस्टली दिख ही गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर भी अब तुमको सोचना पड़ेगा कहाँ कहाँ तुम्हारा पेमेंट कहाँ कहाँ होगा। चलो एक बार सोचते हैं। अब ये थिएटर मूवी थिएटर है, तुम लोग सोचो कहाँ कहाँ पेमेंट किसको पड़ेगा अपने को, किसको करोगे पेमेंट, पैसा है खर्चा कहाँ कहाँ लगेगा। कैफे का कॉस्ट हो सकता है, बोलो क्या। सर स्टाफ हो गया, स्टाफ हो रेंट, गया, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। और सैलरी स्टाफ पेमेंट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पेमेंट हो गए। ठीक है, और इसके अलावा नॉर्मल खर्चे, मूवी थिएटर से रिलेटेड स्पेसिफिक खर्चा सोचो, फोकट में देगा क्या सामने वाला फिल्म चलाने, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देने पड़ेंगे, सामने वाला डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन को, स्क्रीनिंग के जो पैसे लगते हैं उसको पेमेंट करने पड़ेंगे। उसके हो सकते हैं कि भैया अगर स्क्रीनिंग के हो सकते हैं पोर्शन वाइज हो, या तो हम एक स्क्रीन का लमसम देंगे, या तो हो सकता है कि जितने टिकट बुक होगी उसका 40% जितना पोर्शन वाइज हो सकता है। और पैसे कहाँ लगेंगे, पेमेंट टू, और किस किस को पेमेंट जा सकता है खर्चा वाइज, रेंटल फीस, मेंटेनेंस फीस जो भी है। ठीक है, रेंटल वगैरह रेंटल में रेंट में हो सकता है, या फिर कुछ चीजें रेंट में जा रही है, कुछ चीजें एडवर्टीजमेंट का तुमको और किसी और को देना पड़ रहा है, बैनर वगैरह सबके लिए, तो ये सब तुम्हारे एक्सपेंडिचर हो गए। तो रेवेन्यू का भी देखना है अपन को, एक्सपेंडिचर का भी देखना है। मैंने बताया जब भी ऑडिट प्रोग्राम करते हो तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, जो चीज तुम देखोगे ही देखोगे हमेशा, क्या देखोगे हमेशा, बताया ना अभी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो देखना ही है ना, रेवेन्यू से रिलेटेड भाई सेल ऑफ टिकट हो रही है, तो सेल ऑफ टिकट डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर मैं बोलूँ सेल ऑफ टिकट हो रही है, तो क्या बोलते हैं उसको, रिकनसाइल करना टिकट को, जितना तुमने कैश कलेक्ट किया वो सेम अमाउंट बैंक में जाना चाहिए। और तुम्हारे उससे रिलेटेड और कौन कौन से पॉइंट होते हैं भाई, डुप्लीकेट सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए, सीरियल नंबर वाइज जानी चाहिए, जो रिसीट है सीरियल नंबर वाइज होनी चाहिए, इससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और तुम्हारे वो लोग आते हैं ना चेक करने, कौन, कि तुमने बुक किया है नीचे वाला और गए हो सोफा में बैठने, ठीक है, तो वो सब रिकनसाइल करना कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स बिकी है उससे ज्यादा तो लोग नहीं दिख रहे पूरे थिएटर में, तो लोग आते हैं देखोगे तो काउंट करके जाते पूरा, कई बार आते कई बार नहीं भी आते। तो ये सब मेरे क्या है इंटरनल कंट्रोल्स हो गए। तो ये सब चेकिंग करना इंटरनल कंट्रोल की, रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू कैफे पब से कितना आ रहा है, कितना एक्सपेक्टेड है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना। ठीक है, तो देखो अपन ने और क्या सोच सकते हो, एक बार सोच लो, और दो तीन पॉइंट एक बार सोच के देखो, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखोगे तो और पॉइंट्स आ सकते हैं दिमाग में। अदर इनकम में दिखा रहे अपन, अदर इनकम में इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट एग्जिबिटेड, तो एडवर्टीजमेंट का कलेक्शन प्रॉपरली आया कि नहीं अपने को। ठीक है, बाकी जो इनकम क्लासिफिकेशन है वो सही है कि नहीं है, अदर इनकम में दिखाना था तो अदर इनकम में दिखाए ना, सेल ऑफ टिकट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाए ना, ये सब अदर इनकम बोल रहे हैं, इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट एग्जिबिटेड, होर्डिंग, बैनर, ये सब से जो इनकम आ रही है। पार्किंग इनकम, ये सारे एक एक चीज को तुमको अकाउंट फॉर करते जाना है ना, एक एक पॉइंट में लेते जाना है। देखो एमओए, भाई इतने सारे काम धंधे चला रहे हो तो सबसे पहले तो एमओए का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें तुम्हारा अलाउ होना चाहिए। एमओए ओए चेक करो, ऑब्जेक्ट क्लॉज देखो। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट के केस में क्या क्या देखोगे, मैंने बताया, कंट्रोल सिस्टम देखोगे, कलेक्शन ऑन सेल ऑफ टिकट्स ऑफ द वेरियस शोज आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड है कि नहीं है, प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर हुआ या नहीं हुआ, जितना भी तुमने कलेक्शन किया। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ वेरियस शोज एंड द सिस्टम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ मनी, ऑनलाइन बुकिंग हुई है तो रियलाइजेशन कहाँ हुआ है, क्या काउंटर में आके उसने कैश दिया है या फिर यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट हुआ है क्या। ओवरऑल सिस्टम ऑफ रिकंसिलिएशन, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर डिफरेंट शोज इन अ डे, ये वही अपन जो बात कर रहे थे, रिकंसाइल करना, जितनी टिकट बिकी है उतनी टिकट का नंबर ऑफ सीट से रिकंसाइल करना, सब चीजें। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वेरीफाई करना, इफेक्टिवनेस कितना है, कैफे से कितना आ रही इनकम, शॉप से कितनी आ रही, पब से कितना आ रहा है, गेम जोन से कितना आ रहा है, ये सब देखना, मल्टीप्लेक्स है ना। फिर एडवर्टीजमेंट से इनकम देखना, कलेक्शन देखना पार्किंग एरिया से, ये हो गया अपना सारा रिसीट, ये हो गया अपना सारा क्या, रिसीट्स। अब देखो पेमेंट किस किस को कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को कर रहे हैं,
तो वेरीफाई क्या करेंगे, सिस्टम कैसा है पेमेंट करने का, सिस्टम क्या है, क्या आउटराइट सिंगल आउटसाइड लमसम पेमेंट करते हैं क्या अपन, या फिर परसेंटेज ऑफ कलेक्शन, जितना कलेक्शन आएगा उसका 40% तुम रख लेना, ऐसा करते क्या। पेमेंट ऑफ एडवांसेस मेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर, अगर तुमने एडवांस ऑलरेडी दे के रखा है तो जो फाइनल सेटलमेंट ड्यू बन रहा है तुम्हारा, तो उससे एडवांस एडवांस को एडजस्ट करना, ये हुआ कि नहीं हुआ। पेमेंट ऑफ सैलरी, स्टाफ सैलरी, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये अपन ने देखा था रेंट वगैरह पे लिया तो रेंटल पेमेंट, मेंटेनेंस बिल्डिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम पटाना, सारे इंश्योरेंस प्रीमियम में सब चीजें कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है, कहीं उल्लू उल्लू तो नहीं बना दी अपन को इंश्योरेंस कंपनी ने, प्रीमियम में एग्रीमेंट जो है सब चीजें ये सब चेक करना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली ऑडिट प्रोग्राम का आंसर हो गया। हो सकता है कोई नया ऑडिट प्रोग्राम बनाने बोले तुमको, तो अकॉर्डिंगली ये सब से रिलेटेड तुमको ही पॉइंट समझ में आ जाएंगे, अपने दिमाग से कैसे पॉइंट्स बनाने हैं। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन एक बार, और बताओ तुम ही लोग कैसे, सबसे पहले तो एक बार खुद सोचो क्या क्या पॉइंट सोचोगे, सोचो। क्वेश्चन देख लो एक बार, वेस्टेज परसेंटेज दिया हुआ है, जुलाई में है 2.5%, अगस्त में है 2.7%, सितंबर में है 2.4%, और अक्टूबर में दिया है 8.1%, अचानक से बढ़ गया अक्टूबर में। क्लियर। ये क्या है, एबनॉर्मल वेस्टेज है, एबनॉर्मल, नॉर्मली अपना 2.5% आता है करीब करीब, नॉर्मली 2.5% दिख रहा होगा, अचानक से 8% कैसे होता है, एबनॉर्मल है ना वेस्टेज, नॉर्मल मेरा 2.5 है, एबनॉर्मल 4.5% का एबनॉर्मल वेस्टेज है। इसको अकाउंट फॉर करने के लिए, इसको कैसे अकाउंट फॉर करो, इसका रीजन क्या है, क्यों हुआ, इसको कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या क्या सोच सकते हो। पहले समझोगे कि इस प्रोसेस, इसका क्या प्रोसेस है, राइट, प्रोसेस क्या है, इसमें तुमको क्या समझ में आएगा, तुम तो ये बोल रहे हो कि क्या प्रोसेस क्या है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कितना कहाँ होना चाहिए, सही बोले एकदम, कितना वेस्टेज कहाँ होना चाहिए, मतलब नॉर्मल, उसका भी ब्रेकअप होता है, नॉर्मल लॉस का ब्रेकअप होता है, मान के चलो कोई एक इंडस्ट्री ले लो, जैसे कि कोई भी एक इंडस्ट्री ले लो, जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, राइस मिल हो गया जैसे कि, तो उसमें अलग अलग नॉर्मल लॉस होते हैं। स्टील इंडस्ट्री हो गया तो उसमें अलग स्लैग होता है, रिफैक्ट्रीज होती है, रिफैक्ट्रीज एक अलग छोटे छोटे रॉ मटेरियल होते हैं। फिर ये सब तो सॉलिड नॉर्मल लॉस हो गया। लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ऑयल हो गया, ग्रीस निकल रहा है, तो उसको फिर अलग यूज करना, उसको क्या बाय प्रोडक्ट के रूप में यूज करना है क्या, तो नॉर्मल लॉस जो है वो तो होंगी, तुम जितना इनपुट डालोगे 100 डालोगे तो उसमें हो सकता है 85 आएगा। तो ये नॉर्मल लॉस, उसका अलग अलग बाइफर्केशन कि किधर लॉस कितना होना चाहिए। क्यों यह इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई रिफैक्ट्रीज में 4% है और स्लैग में मान लो 2.5% है, तो उल्टा तो नहीं हो गया, रिफैक्ट्रीज में 4 ही है लेकिन स्लैग में भी 5.5 हो गया। तो तुमको ये भी समझ में आना चाहिए ना कि अब नॉर्मल लॉस हो तो रहा है, ज्यादा हो किधर रहा है, ज्यादा हो कहाँ रहा है। तो अंटिल अनलेस यू नो द बाइफर्केशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम बाय प्रोडक्ट का, नॉर्मल लॉस का, तो अकॉर्डिंगली प्रोसेस समझोगे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। फिर और क्या सोच सकते हो, और और क्या सोच सकते हो, अचानक से एबनॉर्मल वेस्टेज की क्या रीजन हो सकते हैं। हम्म? एक मंथ में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो मेल मेल फंक्शन हो गया, तुम बोल रहे हो मशीनरी में, राइट। तो ये भी हो सकता है कारण एक की मशीनरी मेल फंक्शन हो गई है, मशीन आउटडेटेड हो गई है, मशीन टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी, जिसके कारण वो क्या फेंक रहा है, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज फेंक रहा है, जो आउटपुट आना चाहिए वैसा आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट की क्वालिटी नहीं आ रही प्रॉपर, वेजेस एक्टिवेटेड है मान लो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गई। तुम लोग ने पढ़ा होगा 4 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, एससीएमपी हो गया ना, एससीएमपी हो गया ना, बोले थे तुमने हो गया, तो एससीएमपी हो गया, तुमने बोला था क्या होते हैं 4 टाइप ऑफ मेंटेनेंस, 4 टाइप ऑफ मेंटेनेंस पढ़े होंगे तुमने, 4 टाइप ऑफ मेंटेनेंस, अलग अलग मेंटेनेंस होते हैं। एक होता है भैया मेंटेनेंस पहले ही करा लो, नुकसान हो इससे पहले, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं जिसको। एक हो गया नुकसान हो गया, मशीन बंद हो गई है, उसके बाद मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह करवा रहे, करेक्टिव मेंटेनेंस। एक होता है रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस,
कि जहां जहां ज्यादा रिस्क है वहां वहां ऐसे 4 टाइप के मेंटेनेंस है, चौथा मेरे को भी याद नहीं आ रहा। बट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से तुमको क्या समझ में आएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की रिपोर्ट से तुमको समझ में आएगा कि भाई क्वालिटी जो है आउटपुट की क्वालिटी है। जो प्रिवेंटिव हमने पूरा चेकअप किया, एक चेकअप होता है ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जैसे होता है तुम्हारा बॉडी चेकअप कराते हैं, तो उसमें पूरी रिपोर्ट समझ में आ जाती है कि कहाँ कहाँ तुमको ध्यान देना है, कहाँ कहाँ ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ से तुमको रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ तुम्हारी एबनॉर्मल वेस्टेज की आशंका ज्यादा होगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के रूप में देख सकते हो। रिपेयर रिपोर्ट्स वगैरह कहाँ है। इसके अलावा मेल फंक्शन हो गया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन ये अपन ने देख लिया, मशीन ब्रेकडाउन हो गया। और कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मौसम के हिसाब से होता है, चेंज इन वेदर के कारण है, क्या ज्यादा वेस्टेज ज्यादा हो रहे हैं उसके कारण, चेंज इन वेदर के कारण। देखो और क्या है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। तो देखो सबसे पहले अपन ने देखा, सबसे पहले लिस्ट ऑफ सारे रॉ मटेरियल लिस्ट ले लिया। उसमें अपन ने डिटेल कैरेक्टरिस्टिक देखा, कितने रॉ मटेरियल का कितना कंपोजिशन डालेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, पूरा प्रोसेस अपन ने ढंग से समझ लिया। फिर एक स्टैंडर्ड कंजम्पशन फिगर अपन को पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टरीज कितना डालना है, ये वाला रॉ मटेरियल कितना डालना है, ग्रीस ऑयल कितना डालना है, नॉर्मल वेस्टेज कितना आना चाहिए, और उसका ब्रेकअप ब्रेकअप भी देखो, ब्रेकअप ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। फिर सारे रिकॉर्ड वेरियस रिकॉर्ड्स मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग सेपरेटली द वेरियस लॉट्स परचेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच लॉट विथ एक्चुअल मटेरियल कंजम्पशन, जितना लॉट तुमने डाला उसका एक्चुअल में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, कितना मटेरियल वापस से कितना फेंका उसने। देखो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम की रिपोर्ट देखोगे उससे समझ में आ जाएगा तुमको कि क्या गुड्स की जो क्वालिटी है वो कैसी है। जो तुम्हारे इंप्लॉई है, जो फैक्ट्री में तुमने इंप्लॉई लगा के रखे वो ट्रेंड है कि नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। किसी को भी उठा के लगा के डाल दिया फैक्ट्री में तो भी दिक्कत आ सकती है। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स जो होती है वो सब तुमने लगाया कि नहीं लगाया। हर महीने ग्रीस चेंज करना, मशीन को हर महीने ऑयलिंग करना, ये सब क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स वगैरह, जो प्रिवेंटिव चेकअप वगैरह, ये सब होता है कि नहीं होता है। इन्वेंट्री प्लान एंड प्रोसीजर, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एफिशिएंसी। भाई स्टोरेज में ही दिक्कत है, मान लो अगर तुम उठा के पटक दे रहे हो माल को कहीं भी खुले में, बारिश वारिश हो गई तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। डिटोरिएशन हो सकता है, पिल्फरेज हो सकता है, पिल्फरेज मतलब समझते हो ना, चिंदी चोरी। ठीक है, तुम्हारे स्टाफ ही उठा उठा के ले जा रहे थोड़े बहुत आइटम, डिटोरिएट हो रहे, खराब हो जा रहे आइटम, बाहर पड़े हुए जंग खा रहे, स्टोरेज एफिशिएंसी नहीं है उतनी, समझ लो कुल मिला के। फिर वेस्टेज कैलकुलेट करना फॉर सितंबर इज द सेम और नॉट एज अडॉप्टेड फॉर अदर 3 मंथ। देखो यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, जो अपन ने वेस्टेज कैलकुलेशन किया है, जो अच्छा ये अक्टूबर लेना था, उसको अक्टूबर अक्टूबर के कैलकुलेशन के लिए पुराने 3 महीने का अगर अपन देखे तो ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करने बोल रहे हो। फिर ऑप्टेन करना स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ वेस्टेज फिगर, इन स्टोरेज में कितना है, हैंडलिंग में कितना ज्यादा वेस्ट हो रहा है, पिल्फरेज कितना है, प्रोसेस में कितना ज्यादा घप जा रहा है माल। और प्लस इन एडिशन देखो सम स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज के, हो सकता है लेबोरेटरी रिपोर्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट से तुमको कुछ समझ में आया कि भैया ये केमिकल कंपोजिशन में कुछ गलती हो गई, केमिकल लोचा है, केमिकल लोचा मतलब तुम्हारा जो कंपोजिशन में जाना चाहिए माल वो गलत जा रहा है। मशीन ब्रेकडाउन हो गई, पावर फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, मैंने बोला ना मशीन ब्रेकडाउन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बीच में बंद हो गई, तो फर्नेस पूरा गर्म जो फर्नेस है वो तो वापस से फिर से वापस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन ऐसे होती ही नहीं है जनरली देखोगे तो, प्लांट्स वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं होगी। बट इन केस मान लो कभी पावर फेलियर हो गया तो जो फर्नेस गर्म था फिर से वो वापस से लेगा, फिर से नॉर्मल वेस्टेज ज्यादा हो सकता है। रिजेक्शन रेट जो है वो ज्यादा आ रहा है अचानक से फिनिश लॉट्स में, तो रिजेक्शन रेट जो है फिर से उसको करोगे डिसअसेंबल करना, फिर से असेंबली करना, फिर प्रोसेस में डालना, तो ये सबसे ज्यादा एबनॉर्मल वेस्टेज आ सकते हैं। देखो चेंज इन वेदर हो गया, स्टोरेज हैंडलिंग में चेंजेस आ गए, राइट ऑफ तुमको रिकनसाइल करना फिजिकल और बुक इन्वेंट्रीज का, एक्सीडेंट होना, थेफ्ट चोरी होना, फायर लॉस, फायर आग लग गई, ये सब बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं तुम्हारे एबनॉर्मल वेस्टेज के। क्लियर। तो यहाँ अपना चैप्टर 2 भी ओवर होता है। तुमको एक बार डिटेल में अच्छे से एक बार वापस से तुरंत तुरंत रिवाइज भी कर लो, कुछ है नहीं ज्यादा अगर देखोगे तो। बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग अलग है, बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी अलग है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरऑल ऑडिट प्लान अलग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी अलग है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग किन फैक्टर्स पे डिटरमाइन करेगा, तो पीएससी पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, साइज ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एंड सर्कमस्टेंसेस चेंजेस क्या है।
फिर कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में अपन ने एक एक के अंदर चर्चा की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट में क्या क्या देखोगे। तो मेरा एफआरएफ कैसा होना चाहिए, स्पेसियर होना चाहिए। स्पेसियर एस से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, पी से पेरेंट और कंपोनेंट में क्या रिलेशनशिप है, ए से लास्ट पॉइंट अवेलेबिलिटी क्या है, डेटा की अवेलेबिलिटी, सी से कवरेज, ऑडिट कवरेज क्या है, सी से कवरेज, आई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है यहाँ पे, ई से एविडेंस का, ऑडिट एविडेंस जो तुमको मिले उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करोगे कैसा पास्ट ऑडिट एविडेंस को तुम यूज करते हो या नहीं कर सकते हो, और आर से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, टाइमिंग वगैरह, और एफआरएफ बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर मैंने बताया था रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, रिपोर्टिंग किसको करनी है, रिपोर्टिंग की टाइमिंग क्या है, टाइमिंग कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीटेड रिपोर्ट, एंड एक था वर्क इन प्रोग्रेस वाली रिपोर्ट का स्टेटस कब कब कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट के साथ। फिर कम्युनिकेशन से और 2 पॉइंट थे, कम्युनिकेशन विद इन दी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड कम्युनिकेशन विद दी थर्ड पार्टीज, राइट। फिर ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, नॉलेज गेन ड्यूरिंग दी अदर ऑडिट्स, ये सब के पॉइंट्स मैंने तुम लोग को देखने बोले थे। फिर ओवरऑल ऑडिट प्लान के स्ट्रेटेजी का अलग पॉइंट है, और ऑडिट प्लान का था स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट डिटेल में तुम देख रहे हो, तो टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या होगी, कब मेरे को रिपोर्ट सबमिट करना है, नेचर क्या है रिपोर्ट का, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या अडॉप्ट की है एंटिटी ने, अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिर मैंने बताया था यहाँ से सिंपल सारे पॉइंट सीक्वेंस में, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया कौन सा है, सिग्निफिकेंट से कौन सा, मटेरियलिटी लेवल क्या है, मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन करना, मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइन करना मतलब कि अब मुझे ये ज्यादा मटेरियल आइटम को ज्यादा स्पेशल अटेंशन देना है, क्योंकि हो सकता है वहां पे डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, और मेरी डिग्री ऑफ रिलायंस उससे कम हो जाए, और मेरे को ये जो स्पेसिफिक ऑडिट एरिया है, स्पेशल ऑडिट एरिया, इसका रोटेशन भी चलते रहना चाहिए, कभी कोई और एरिया को ज्यादा ध्यान दे रहे हो, कभी कोई और एरिया को ज्यादा ध्यान दे रहे हो। फिर 600, 610, 620, 600, 610, 620 वर्क ऑफ अदर ऑडिटर का कितना यूज कर रहे हो, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का कितना यूज कर रहे हो, एंड वर्क ऑफ एक्सपर्ट 600, 610, 620। फिर ऑडिट प्रोग्राम का फॉर्मुलेशन वगैरह देखा था अपन ने, इसमें अपन ने की फॉर इंपॉर्टेंट मैटर्स तुम क्या क्या कंसिडर करोगे, तो मैंने बताया कि भैया बिजनेस का क्या नेचर है, ओवरऑल एक पूरा प्लान क्या है, ढांचा क्या है, सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैंने बताया था हमेशा आएगा ही आएगा, इंटरनल कंट्रोल है, अकाउंटिंग प्रोसीजर, बड़ी कितनी ज्यादा बड़ी एंटिटी है कि एंटिटी छोटी है, मैनेजमेंट की हायरार्की क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंफॉर्मेशन एंड दी एज रिगार्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। फिर ऑडिट प्रोग्राम ड्रॉ करना है, तो उसमें अपन ने देखा था कि फर्स्ट टाइम अगर ऑडिट है तो 3 स्टेप अलग है, 3 फेज अलग है, और सब्सिक्वेंट है तो 3 फेज अलग है। सब्सिक्वेंट के क्या कहते हैं कि क्या मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, क्या पुराना जो एक्सपीरियंस था उसमें इस साल कोई चेंजेस हुए क्या, और तीसरा इंटरनल कंट्रोल, वही हमेशा जो आता है, इंटरनल कंट्रोल मेड फॉर दी करेंट ईयर, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मेड फॉर दी करेंट ईयर। और जो पहला बार, पहला पहला प्यार है, पहला पहला बार है, तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ब्रॉड आउटलाइन बनाना, फिर उसमें इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोसीजर वगैरह देखना, और तीसरा अपना वही स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर कोई परफॉर्म करनी क्या, इस पर 510, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वगैरह देखना, अकाउंटिंग प्रोसीजर वगैरह देखना, राइट। तो ये सब तुम्हारा ड्राइंग अप दी ऑडिट प्रोग्राम में हो गया। फिर अपन ने देखा कि कैसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां पे ऑडिट प्रोग्राम को अल्टर करना पड़ सकता है सुटेबली। तो मैंने क्या बोला था कि भैया और जितना सोचा था ना उससे ज्यादा निकल गया, जिसके कारण मेरे बेड डेट्स, जिसके कारण मेरे डेटर्स, इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, और एक और मैंने क्या बोला, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वीकनेस ज्यादा निकल गई, जिसके कारण मेरे एसेट्स मिसअप्रोप्रिएट ज्यादा निकल गए। तो ये 4 पॉइंट थे। फिर ऑडिट एग्जीक्यूशन के 4 फेज, की फेजेस ऑफ ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज, 4 स्टेज क्या थे, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, और रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स इवैल्यूएशन वगैरह, तीसरा रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन कर लिया, कंट्रोल के बाद अपन क्या, कंट्रोल इवैल्यूएशन मतलब क्या, भैया जो कंट्रोल है वो क्या रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इवैल्यूएट करना। फिर वो कंट्रोल की टेस्टिंग करना कि भैया कंट्रोल तो है, मिटिगेट भी कर लेंगे, लेकिन वो कंट्रोल ऑपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे इफेक्टिवली, एंड लास्टली रिपोर्ट करना है इस पर ऐसे 700। फिर ये सारे अपन ने पॉइंट्स देखे थे कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के केस में तुम क्या क्या फैक्टर देखोगे, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, जिसमें तुमको वही आंसर लिंक करने हैं, क्योंकि ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन से रिलेटेड तुमको याद रखने पड़ेंगे इसमें, इसलिए याद ऑनलाइन वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले। सिमिलरली तुम्हारे मूवी थिएटर वाला एक क्वेश्चन हो गया, और तुम्हारा एक क्वेश्चन ये वाला हो गया एबनॉर्मल वेस्टेज वाला। मोटा माटी अपन ने पूरा चैप्टर 2 कवर कर लिया अलॉन्ग विद एस 300, और तुम लोग देखोगे चैप्टर 3 में एसएम में तो ऐसे 600
टॉपिक मिलेंगे तो अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। चैप्टर 1 2 3 4 पर्टिकुलरली इंश्योर किया है मैंने कि बुक अगर कंपाइलर नहीं भी करते तो भी चलेगा, बट कंपाइलर एक बार देखना, प्रैक्टिस करना, उसमें एमसीक्यू भी मिलेंगे, एमसीक्यू बुक को भी देखना प्रॉपर्ली, वेदर यू आर एबल टू करेक्ट और नॉट, सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। और एक बार कंपाइलर के थ्रू रिवाइज करो, ठीक है, वीडियो को एक बार देख लो, अगर रिवीजन वीडियो जो डले हैं उसके थ्रू करो, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स डले हुए उसके थ्रू रिवाइज करो, सेल्फ रिवाइज करो प्रॉपरली, फिर कंपाइलर को देखो एंड देन टेस्ट दो, ठीक है। तो ये ऐसा अब दिमाग में बैठा के चलो कि पूरा हल्के में लेना ही नहीं ऑडिट को, अपन को कंप्लीट करते जाना है, हर हफ्ते 2 टेस्ट देनी है कम से कम, मेरे को प्रॉपर हो जाएगा, डिटेल में अच्छे से कवर हो जाएगा अपना। ये 2 सब्जेक्ट मार्क करके रखो, यहाँ लिखना है तो पेज नंबर 1 में रखो, रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट फॉर हाफ आवर, देना ही है डेली। इवन जब तुम लोग 6 महीने की प्रिपरेशन करोगे ना, 6 मंथ की, तब भी तुमको मैं बता रहा हूँ डीटी और ये जो ऑडिट है ये ऐसा सब्जेक्ट है दोनों, जहां तुमने छोड़ा वहां पूरा शुरू से करना पड़ेगा, मतलब पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ती है। और जितना रिवाइज करो उतना कम है, रिवीजन को ऐसा मत सोचना 3 रिवीजन करना है बस, ऑडिट और डीटी के लिए ऐसा नहीं है कि इतना रिवीजन करना है तुमको, जितने बार मेरे को याद नहीं है कि मैंने कितने बार ऑडिट की रिवीजन की होगी। कभी चैप्टर 2 को रिवाइज किया तो 3-4 दिन बाद फिर से चैप्टर 2 को भी कर लिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, स्टैंडर्ड्स को किया, फिर से स्टैंडर्ड्स को किया, फिर बीच में पीई किया, फिर कोई और चैप्टर, फिर से स्टैंडर्ड को करना पड़ सकता है। तो तुमको अकॉर्डिंगली बीच बीच में उठाते रहना ही है, टेस्ट देते जाओ, थोड़ा थोड़ा पकड़ते रहना, 1 महीने से ज्यादा गैप मत करना कभी भी, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के साथ थोड़ा बहुत इसको देख लेना, और कुछ नहीं करना है, अगर नहीं बिल्कुल भी मन नहीं है ना, तो आधी घंटा लेक्चर मिल जाएगा कोई भी, यूट्यूब में चालू कर देना, बस बुक खोल के लेक्चर ही चालू कर देना, एटलीस्ट वो तो रिकॉल हो ही जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न है जो तुम लोग ऑलरेडी सुना हुआ है, वही सेम पैटर्न वहां पे भी सुनोगे, सेम चीज है, मेमोरी ट्रिक से लेके एवरीथिंग, क्वेश्चन वगैरह। और क्वेश्चन वगैरह थोड़े अपडेट कर लेना, ठीक है। कंपाइलर जब तुम करोगे, कोई भी नई चीज मिलती है, एनी न्यू थिंग यू फाइंड, इनकॉर्पोरेट कर लेना बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने क्या बोला था, संपूर्ण का फर्स्ट पेज में भी देखोगे तो संपूर्ण को किस में कन्वर्ट करना है, अपने को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू सारांश, सारांश बोले तो समरी, समरी के लिए मैंने क्या दिया बाजू में, स्पेस फॉर नोट, या तो एक खुद का कर सकते हो या तो स्पेस फॉर नोट में समराइज करते जाओ। कोई भी नया चीज भी तुमको नई मिलती है, एमसीक्यू मिल गया कोई नया, कोई भी चीज मिल गया, उसको इनकॉर्पोरेट करते जाओ, अल्टीमेटली एट द लास्ट डे तुम्हारे पास इतनी इतनी ही बुक पढ़नी है, और इतना बुक इजीली मैनेजेबल है। इससे ज्यादा तुम रखोगे ना, सोचोगे ना एक बुक से ज्यादा, तो मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है। थोड़ा बहुत 10-15 क्वेश्चन कंपाइलर के मार्क किए हुए, पेज फोल्ड किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, वो ठीक है। और जब कंपाइलर के क्वेश्चन कर रहे हो तो कैटेगरी वाइज एनालाइज करते जाना, ए बी सी, ठीक है, कैटेगरी वाइज करोगे। दूसरी बात, न्यू कोई कुछ चीज मिलती है तो इनकॉर्पोरेट करोगे बुक में, क्लियर। चलो फिर ये अभी का अपना ये हो गया, समझो